IVM। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का इस शो को सपोर्ट करने के लिए। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने एक वीडियो सीरीज बनाई है बिहाइंड द जर्नी नाम से, क्रिएटिव और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिलचस्प लोगों के साथ। ये उनकी चकाचौंध से परे आम जिंदगी की कहानियां हैं। तो सुनते हैं एक झलकी ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक के एपिसोड से। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में भी डिसिप्लिन चाहिए होता है। जैसे रेसलिंग में है कि वो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, सालों साल लगते हैं जो भी हमने ड्रीम सोचा, जो हमें गोल अचीव करना है उसको पूरा करने के लिए। जैसा कि साक्षी ने कहा, निवेश और बचत के काम में उतना ही अनुशासन चाहिए जितना एथलेटिक्स में। अब बिहाइंड द जर्नी के सारे एपिसोड्स देख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के यूट्यूब चैनल youtube.com/HDFC Life पर। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के फाइनेंशियल सॉल्यूशन आपको मदद कर सकते हैं या नहीं। Terms and conditions apply. HDFC Life Insurance Company Limited, IRDAI registration number 101. भाई, हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, ये कोरोना वायरस की चर्चा पूरी चल रही है और हम लोग भी घर पे बैठे हुए हैं उस चक्कर में, तो उसके बारे में कुछ और डिस्कशन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब गंभीर विषय, पर इसमें तो टिकटॉक व्हाट्सएप पे जोक्स भी अब तो आने लगे हैं। हाँ। मैंने पंजाबी टिकटॉक में देखा, वो कहता है बहुत, मेरी बीवी को तो कब से कोरोना वायरस लगा हुआ है, वो कहती है ये कोरोना वो कोरोना, जब देखो कहती रहती है कुछ तो करो ना। अरे अच्छा, तो होपफुली हम लोग इससे अच्छा डिस्कशन करेंगे। मैंने सोचा जोक पहले ही निकालूं। हाँ, अच्छा, आपका दिल हल्का हो गया ना। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं ये कोरोना वायरस से जुड़ी हुई चीज ही है। मतलब जनरली जो संक्रामक रोग है, मतलब इन्फेक्शियस डिजीजेस, इनके ऊपर भी मुझे चर्चा करनी थी कि क्या है भारत में, कैसे स्प्रेड होते हैं। तो क्योंकि हम लोग ये डिस्कशन, कोरोना वायरस आज है, शायद एक साल बाद इसकी बात नहीं होगी, पर इन्फेक्शियस डिजीज तो रहेंगी भारत में, तो इसके ऊपर इन जनरल डिस्कशन करना जरूरी है। बिल्कुल। तो इसी के लिए हम लोग वापस लेकर आए हैं शांभवी को। शांभवी कैंसर बायोलॉजिस्ट हैं और तक्षशिला में रिसर्च फेलो है। और शांभवी पहले भी आ चुकी है जीन एडिटिंग वगैरह के बारे में बात करने के लिए। तो शांभवी, वैसे हम गेस्ट रिपीट नहीं करते, लेकिन आप स्पेशल गेस्ट है, इसलिए आप दूसरी बार आ रहे हैं पुलियाबाजी। थैंक यू। और सौरभ, ये तो ठीक नहीं है, एक तो वुमेन्स डे को सुबह 8 बजे मुझे उठाकर आप रिकॉर्ड करवा रहे हो। हाँ। और ऊपर से आप औरत के ऊपर ही जोक कर रहे हो पहले। अभी तुम पंजाबी टिकटॉक से क्या एक्सपेक्ट करती हो? उससे कुछ, लेकिन आपसे तो एक्सपेक्टेशन है ना। पकड़ लिया, सुबह मार पड़ेगी मेरे को। तो चलो हम लोग दूसरी बात पर चले जाते हैं जल्दी से। तो शांभवी, सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहते थे कि भारत में सबसे कॉमन इन्फेक्शंस क्या हैं और किस बारे में आपने जो रिसर्च किया है उससे आपको क्या पता पड़ा है? भारत में तो वैसे बहुत सारे इन्फेक्शंस है जो काफी गंभीर रूप में आते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस है। और ट्यूबरकुलोसिस तो सबको पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव भी है कि 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को खत्म किया जाएगा। ऐसा लगता तो है नहीं कैसे होगा, बट आई थिंक 3 मिलियन इंडिविजुअल्स को तो होता है इन अ ईयर। मतलब 30 लाख लोगों को। हाँ, हर साल। तो काफी गंभीर है वो सिचुएशन। और अभी तो जो टीबी के लिए उपचार अवेलेबल है, लेकिन अभी तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी आ रहा है। एक एस्टिमेशन कहता है कि एटलीस्ट 1% डाइज ऑफ टीबी एवरी 1.5 सेकेंड्स इन इंडिया। तो टीबी काफी कॉमन है। फिर अपने सीजनल वाले तो है मलेरिया, डेंगू, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, काला आजार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था कि 2017 तक खत्म किया जाएगा, लेकिन वो भी हुआ नहीं है। उसके बाद अभी फिलहाल एक्चुअली मीजल्स का काफी बड़ा आउटब्रेक चल रहा था। लास्ट ईयर मीजल्स और रूबेला दोनों
मुंबई में काफी पाए गए थे। कर्नाटका में हर साल काइसानूर फॉरेस्ट डिजीज आता है। ये जो हम महाराष्ट्र में हम इसे माकड़ ताप कहते हैं, तो इट कम्स फ्रॉम मंकीज। यूजुअली जब मंकीज कोई फ्रूट्स खाएंगे और अगर ह्यूमंस ने वही खाया तो इट कैन स्प्रेड। लास्ट ईयर उससे 5 लोग मरे थे कर्नाटका में। कर्नाटका, गोवा वो साइड में आता है बहुत। फिर गुजरात में जीका हुआ था कुछ साल पहले। केरल में 2018 और 2019 में नीपा आया था। तो ये सब डिजीज आते रहते हैं। अभी जो WHO है, दे हैव कम अप विद अ ब्लूप्रिंट डिजीजेस। तो 10 डिजीजेस जो पहले रेयर थी लेकिन अभी वापस आ रही है, तो काफी तादाद में पाई जाएंगी। तो उसमें एक है री इमर्जिंग स्क्रब टाइफस, वो भी इंडिया में आ रहा है। नीपा तो ऑलरेडी आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीजेस है। नीपा गया नहीं है क्या? मतलब सुना था कंटेन हो गया, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि चला गया वो, तो हर साल अब दोबारा आता रहेगा। अभी हर साल दोबारा आता रहेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन वायरस तो है इंडिया में। तो अगर कंटामिनेटेड फूड खाया तो हो सकता है। वो भी जैसे आपने बोला बंदर का फ्रूट खाने से होता है, ये भी वैसे ही हुआ था ना। चमगादड़ ने फ्रूट खाया तो उससे स्प्रेड हो गया। एक्चुअली जो केरल में हुआ था वो कैसे एग्जैक्टली हुआ था आई डोंट थिंक हमें अभी तक पता है। अच्छा। लेकिन बांग्लादेश और बंगाल में ये जो पाम सैप निकालते हैं ना हर साल, तो वहां पे जो चमगादड़ है वो जाके वो पाम सैप खाते हैं। अच्छा। और कंटामिनेट करते हैं। और अगर ह्यूमंस ने वही खाया तो प्रॉब्लम होता है। सो बांग्लादेश का एक्चुअली का बहुत अच्छा गाइडलाइन है कि अगर नीपा का केस डिटेक्ट हुआ तो सब पाम सैप का सेल रोकते पहले। ये पाम सैप बेसिकली नीड़ा जिसको बोलते हैं। नीड़ा के लिए नीड़ा। तो और ऐसे भी तो कई चीजें थी ना, जैसे चेचक और फिर पोलियो भी, जो अब भारत में काफी कम हो गया है। हाँ, चिकनगुनिया। तो नहीं, चेचक तो खत्म हो गया जैसे अब। चेचक खत्म हो गया और पोलियो भी अभी डिक्लेयर किया था ना कुछ कि पोलियो पिछले कुछ सालों से हुए नहीं है। हाँ, एक नया केस नहीं है। हाँ, लेकिन ये क्योंकि एंटी वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत है, लोग डरते हैं बच्चों को वैक्सीन देने। क्या ये हिंदुस्तान में भी है? हाँ, शाम्भवी, मुझे लगा ये सब अमेरिकन लोगों का दिमाग खराब है। नहीं, हिंदुस्तान में भी काफी है। अच्छा। अभी जो मीजल्स का हुआ था वो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन नहीं मिला था। जो काइसानूर फॉरेस्ट फीवर है उसका तो एक्चुअल वैक्सीन है, लेकिन लोगों को दिया नहीं जाता या फिर लोग लेते नहीं। अरे ठीक है। तो ये तो बहुत सारे प्रिवेंटेबल डिजीजेस है लेकिन उसका कुछ होता नहीं। तो ये इन्फेक्शंस पर ही मतलब थोड़ी डिटेल में स्टडी करते हैं, कैसे होते हैं, इनका विरुलेंस क्या होता है, मतलब कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह संक्रमित हो जाते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले मुझे ये पता पड़ा सौरभ कि ये टीबी तो बहुत पुरानी बीमारी है, मतलब काफी हजारों साल पुरानी बीमारी है, तो ह्यूमन रेस के साथ काफी क्लोज नाता है इसका। हाँ, मैं तो कहीं पे ये भी सुना था, पता नहीं शाम्भवी ठीक से बताएगी, कि टीबी जो है वो अक्सर लोगों के अंदर में वो बैक्टीरिया होता ही है, लेकिन वो आपको बीमार हर एक को नहीं करता है। ऐसा है क्या शाम्भवी? ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या शाम्भवी? उसका एक वो जो बैक्टीरिया है उसका एक लेस डेंजरस टाइप है माइकोबैक्टीरियम का, वो कुछ हानि नहीं करता लेकिन वो रहता है। और ये जो ट्यूबरक्लोसिस वाला है वो थोड़ा ज्यादा डेंजरस है। अच्छा। तो वो लेस वेरिएंट वाला ऑलमोस्ट हर एक को ही होता है ना शाम्भवी? हाँ, माइकोबैक्टीरियम तो काफी कॉमन है। हाँ, तो ये ऐसा होता है क्या कि जैसे जिसको लोग म्यूटेशन बोलते हैं, तो ये बैक्टीरिया अपने आप म्यूटेट कर जाए लेस डेंजरस से डेंजरस वेराइटी में? नहीं, ये तो अलग अलग स्ट्रेन है। अलग स्ट्रेन है, तो ये आपको कहीं से पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप से हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो ये एक और चीज इसमें बताओ शाम्भवी, और तुमने वो जिक्र भी किया अभी, और खासकर मैंने वो चमगादड़ वाला क्वेश्चन पूछा क्योंकि खासकर कोरोना को लेके लोगों को बड़ा है, लोग चमगादड़ खा गए। चमगादड़ जरूरी नहीं खाने से हो, मतलब चमगादड़ अगर कोई फ्रूट वगैरह को इन्फेक्ट कर दे तो उससे भी डिजीज फैल जाता है। तो ये जानवरों का और आदमियों का क्या रिलेशनशिप है? ऑलमोस्ट हर बीमारी इसी तरह से सुनी जाती है, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इवन जो चेचक है वो गायों से आया था। तो ये क्यों ऐसा होता है और ये इसका क्या रिलेशनशिप है आपस में? ये तो 2-3 टाइप्स ऑफ
ट्रांसमिशन होता है डिजीज का। ऑब्वियसली सारे डिजीज की आप प्राणियों से नहीं आते। अच्छा। जैसे मीजल्स है ना, मीजल्स सिर्फ ह्यूमंस टू ह्यूमन स्प्रेड होता है ना। हाँ। फिर फूड बॉर्न डिजीजेस होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, डायरिया जो होता है या कोलेरा। तो ये तो नॉर्मल है। और फिर उसके बाद वे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, यानी वो जो अगर मच्छर काटेंगे तो होगा, डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा, वो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है। और उसके बाद ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज यानी जो बाकी प्राणियों से आते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें डायरेक्टली आपको काटना जरूरी नहीं है। तो ये जो इसे जंप कहते हैं, जब कोई वायरस या बैक्टीरिया जंप करता है फ्रॉम वन एनिमल टू अ ह्यूमन। तो उसमें एक स्टेज होती है कि एक तो वो एनिमल में वो वायरस होना चाहिए। उसके बाद दूसरी स्टेप है कि वो एनिमल से ह्यूमन जंप करेगा। उसके बाद तीसरी स्टेप है कि वो ह्यूमन में जिंदा रह सकेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। और चौथी स्टेप है कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट करेगा। तो ऐसे 4 चीजें होनी चाहिए, तो ही ऐसे कोरोना वायरस या सार्स या स्वाइन फ्लू जो आया था वैसे स्प्रेड हो सकते हैं। अभी ये 4 चीजें होनी थोड़ी कठिन है एक साथ होनी, तो इसकी वजह से ज्यादा डिजीजेस आ सकते हैं फ्रॉम एनिमल्स, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता, क्योंकि शायद वो एक ही इंसान को हो गया या दो ही इंसान को हो गया और फिर वो वायरस मर जाता है। तो एक्चुअली जर्म्स ज्यादा होंगी, पर बहुत कम टाइम पे हमें ऐसे समझ में आता है कि अरे इतना स्प्रेड हुआ है। तो शाम्भू, ये तो अच्छा क्लासिफिकेशन आपने बताया। तो ये वेक्टर बॉर्न, जूनोटिक, और सबसे पहले वाले का नाम क्या था? वो तो फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न। फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न। तो जो हमें आज जितने पता है, इतने इन्फेक्शियस डिजीजेस जितने हैं, उनमें से सबसे ज्यादा प्रचलन किसका है, वेक्टर बॉर्न का? या क्योंकि जैसा आपने बताया जूनोटिक तो थोड़ा मुश्किल है होना, लग रहा है अब। लेकिन प्रणय, इसमें लेकिन जो एटलीस्ट हाल फिलहाल में जो सब खतरनाक डिजीजेस हैं उसमें से काफी ये जूनोटिक वाली कैटेगरी के हैं ना। जैसे एड्स भी जो है वो इन गोरिल्ला या चिंपांजी कहीं से आया था। और जैसे मैंने बोला, चेचक ने तो आधी दुनिया खत्म कर रहा था, मतलब वो भी गायों से आया था। और अब फिर जो हाल फिलहाल में एकदम जो जितने फ्लूज आए हैं पिछले 30-40 साल में, वो भी पता नहीं, शायद ऐसा है क्या शाम्भवी कि शायद जब ये जंप होता है किसी क्या कहते हैं किसी और जानवर से या प्राणी से, तो ये अचानक से होता है, तो हम शायद प्रिपेयर्ड कम होते हैं इसके लिए, ऐसा है क्या? हाँ, अपना इम्यूनिटी तो बिल्टअप नहीं होता फॉर दैट एट ऑल। तो जब पहली बार आता है, और ऑब्वियसली इट हैज म्यूटेटेड टू और अडेप्ट होता है ना फॉर ह्यूमन ट्रांसमिशन, तो ऑलरेडी इट इज मोर सीवियर। इसलिए शायद एटलीस्ट फर्स्ट 1-2 फेजेस में इट इज वेरी सीवियर ह्यूमंस के लिए। अभी आपने जो स्पेनिश फ्लू के बारे में बताया था, तो स्पेनिश फ्लू का फर्स्ट फेज वाज ओके, बट जो सेकेंड फेज भी आया था दैट वाज वेरी वेरी सीवियर। जो H1N1 हुआ था उसमें भी ऐसे ही लगता है कि जो सेकेंड फेज आता है दैट इज यूजुअली मोर सीवियर देन द फर्स्ट फेज। ऐसा क्यों कि वो बेसिकली ज्यादा म्यूटेट करके और ज्यादा खतरनाक हो जाता है? हाँ, तो अभी अगर कोरोना वायरस का भी देखें तो अभी कह रहे हैं कि देयर आर 2 स्ट्रेन्स। बहुत एविडेंस तो है नहीं इसके लिए, बट 2 स्ट्रेन्स है, उसमें थोड़ा म्यूटेशंस है। और जो पहले आया था वो शायद कम एग्रेसिव है, और जो अभी नया म्यूटेट हुआ है वो ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, ऐसे कहा जाता है, पर अभी और स्टडिंग बाकी है उस पे। मतलब इसका मतलब है सौरभ, जो वायरस है वो भी बहुत चालाक है ना, वो भी इवॉल्व हो रहा है। वायरस तो सबसे चालाक है। हाँ, तो वायरस, बैक्टीरिया, इन सब पे डिस्कस करते हैं पहले, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात। तो क्या फर्क है दोनों में शाम्भवी? वायरस क्या होता है और बैक्टीरिया क्या होता है, जरा बताओ। तो बैक्टीरिया जो होता है वो अपने आप से रेप्लिकेट कर सकता है, उसे किसी होस्ट सेल में जाके ही रेप्लिकेट करना है, ऐसे कुछ नहीं है। वायरस जो है वो बेसिकली जैसा वो हमने बायोलॉजी में पढ़ा था, वो अपने आप विभाजित होता रहता है। एक सेल होगा वो 2 में बदल जाएगा या 3 में, 4 में, जो भी, अगर एक सेल का या जो भी 50 का जितने का भी होगा, पर वो अपने आप अपने में विभाजित होके 1 के 2, 2 के 4 होता रहता है। हाँ, वायरस जो है वो बॉडी के बाहर विभाजित नहीं होता। अच्छा। तो
वायरस को अगर रेप्लिकेट करना है तो इट हैज टू गो इनसाइड अ सेल। जो भी उसका होस्ट होगा, चाहे ह्यूमन हो, मंकी हो, बैट हो, जो भी हो, वो उसमें जाना पड़ेगा। सो वायरस में खाली अंदर जो जीनोमिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, उतना ही होता है, और उसके बाद उसके आउटसाइड एक शेल होता है। इतना ही है, इतनी मशीनरी है। बैक्टीरिया के पास बाकी पूरी सारी मशीनरी है, जो भी लगता है सेल को जिंदा रखने में, वो सब कुछ है। पर बैक्टीरिया बॉडी के बाहर खाली डीएनए या आरएनए और उसका कवच, इतना ही है। अच्छा, तो ये ऑलमोस्ट ऐसा है, मतलब बैक्टीरिया तो जैसे लग रहा है जैसे नॉर्मल कोई भी जिंदा जंतु होता है वैसी चीज है। हाँ। और ये वायरस तो जिंदा है भी नहीं, ये कहना मुश्किल है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंस्ट्रक्शन है जो कि बस इधर से उधर जा रही है। जी, बस उतना ही है। और जब वो आपके सेल में जाती है तो बेसिकली वो बस वो इंस्ट्रक्शन कुछ करेगी। जब वहां जाकर वो जाकर के किसी और जिंदा चीज में जाकर के खलबली मचा देगी, और इट बेसिकली हाईजैक्स आपका सिस्टम। हाँ, और खुद से मरी हुई है, लेकिन एक तरह से जैसे कंप्यूटर वायरस भी होता है, वो पूरा कंप्यूटर नहीं है, दूसरे कंप्यूटर में जाके तबाही मचाता रहता है। हाँ, इसीलिए उसका नाम उस तरह से ही आया होगा। हाँ। ये तो काफी इंटरेस्टिंग। तो ये वायरस जब इतना मुर्दा इंस्ट्रक्शन टाइप चीज है, तो ये मरती कैसे? लोग कहते हैं इसको डिसइंफेक्ट, किसी चीज को डिसइंफेक्ट करना या मारना तो आप तभी कर सकते हो ना अगर वो जिंदा हो। ये ऐसी मरी हुई टाइप की चीज है, तो आप इसका क्या करते हो? क्या होगा इसका? हाँ, तो अगर बैक्टीरिया को देखिए ना, तो बैक्टीरिया तो अपने पास बहुत सारे टारगेट्स है। अगर बैक्टीरिया को मारना है तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। एंटीबायोटिक्स तो बहुत स्पेसिफिक है, पर अगर आप सरफेस डिसइंफेक्ट करोगे तो बैक्टीरिया तो मर जाएगा। वायरस का क्या होता है कि वायरस के अगेंस्ट अपने पास बहुत सारे वैसे ट्रीटमेंट्स नहीं है। एक स्पेसिफिक है रेट्रोवायरल, जो बाद में बताऊंगी। लेकिन अगर आप डिसइंफेक्ट वगैरह करते हो तो वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो श्रेड हो जाता है, इसलिए वो अभी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जो आपने कवच बोला ऊपर, इंस्ट्रक्शन के ऊपर कवच लगाया, वो कवच खराब कर देते हैं। हाँ। अच्छा, और वो कवच बहुत इम्पोर्टेंट होता है होस्ट सेल में अटैच करके इन्फेक्ट करने के लिए। ओके, तो उसी से वो घुसेगा। ये चीज मुझे इंटरेस्टिंग बायोलॉजी में लगी थी कि पहले हम सिर्फ, जैसे केमिस्ट्री में हम सिर्फ, वहां पे भी इम्पोर्टेंट होता है, पर सिर्फ फॉर्मूले पढ़ते हैं ना प्रणय। लेकिन बायोलॉजी में वो केमिकल का स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि वो एकदम ऐसे जैसे ताला और चाबी आपस में मिलते हैं, उसी तरह से बैक्टीरिया या वायरस जो है आपके शरीर की चीजों से जुड़ते हैं, ताकि वो जो गड़बड़ होगी वो उसी तरह से होगी। मैं थोड़ा अनपढ़ हूँ बायोलॉजी में सौरभ, तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी सीख रहा हूँ ये सब। हाँ, ये पहली बार मैं भी शाम्भवी बायोलॉजी से, लेकिन मेरे को ये चीज बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। ये कैसे होता है ये शाम्भवी? ये वाली चीज थोड़ी बताओ ना, ये कम लोगों को पता होती है। तो जैसे आपने बराबर कहा, ये चाबी और ताले की कॉम्बिनेशन है। तो अभी आप सोचिए, अगर HIV का वायरस है, राइट, और HIV के वायरस को ह्यूमन में जाके इन्फेक्ट करना है, तो वो ह्यूमन सेल में जाके ह्यूमन सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है CCR5 नाम का, जो बेसिकली उसका ताला है। तो वो जाके उस रिसेप्टर पे अटैच होगा, और फिर वो रिसेप्टर्स के थ्रू अपना जो मटेरियल, जीनोमिक मटेरियल है, वो अंदर भेजेगा। जो अभी HIV में RNA होता है, कुछ वायरसेस में DNA होता है, तो वो RNA अंदर भेजता है, और वो RNA अंदर जाने के बाद वो ह्यूमन DNA में जाके इंटीग्रेट होके वहां पे हाईजैक करता है। तो फिर वो खुद के ही प्रोटीन्स बनाना शुरू करता है। DNA आपको याद होगा, प्रोटीन्स बनाता है। तो अगर RNA होगा वायरस में, तो वो पहले उसका DNA कॉपी बनता है, DNA जाके इंटीग्रेट होता है, और फिर वो अपना जो कवच के लिए जो भी कुछ नेसेसरी है वो बना के अपने ज्यादा कॉपीज बना के सेल फिर उसके बाद में फूट जाता है, और वो सारे वायरल पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। फिर वो जाके और सेल्स को अटैक करेंगे। तो अभी आप अगर सोचे कि ये ताला चाबी है, तो और वो जो चाइनीज एक्सपेरिमेंट किया था जीन एडिटिंग का, जो काफी फेमस हुआ था वो बच्चों का, तो उन्होंने क्या किया था कि वो डॉक्टर को लगता था कि वो तो पिता जो है वो बच्चों के, उन्हें HIV है, बच्चों को HIV ना हो। तो ये जो रिसेप्टर है CCR5,
उसका एक पोर्शन उन्होंने जेनेटिकली जीन एडिट करके निकाल दिया था। तो अगर रिसेप्टर ही ना हो तो HIV डॉक ही नहीं कर पाएगा, डॉक ही नहीं होगा तो इन्फेक्शन ही नहीं होगा। अच्छा, मतलब बेसिकली उन्होंने ऐसे ताला बदल दिया तो चाबी फिट ही नहीं हो पाएगी, ऐसा। तो ये चीज वैसे भी यूज करते हैं प्रणय। मान लो तुम वो वायरस के रिसेप्टर के ऊपर कोई दूसरी चीज लगा दो तो वो फिर तुम्हारे ऊपर नहीं लग पाएगी। तो ये सब टेक्निक्स एटलीस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सप्लोर करती हैं। होता है कि नहीं पता नहीं मुझे शांभवी, लेकिन ये टेक्निक एक्सप्लोर की जाती है ना कि हम कोई बेसिकली कुछ जैसे किसी चाबी के ऊपर एक बेसिकली फोम लगा दो तो फिर वो ताले में कैसे घुसेगी, या थर्माकोल लगा दो। तो ये इसलिए मुझे स्ट्रक्चर वाली चीज इसलिए भी, जैसे चीजों को गरम वरम करते हैं तो कभी कभी वो कवच टूटे या ना टूटे लेकिन उसकी शेप भी बिगड़ जाए तो वो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए अक्सर गरम करके ना क्या कहते हैं प्रणय, जो प्रोटीन है वो व्यर्थ हो जाता है क्योंकि उसकी शेप खराब। जैसे अंडे में यही होता है, अंडा जो है वो लिक्विड होता है, आप उसको जब उबालते हैं तो वो सॉलिड क्यों हो जाता है, क्योंकि आप उसकी प्रोटीन की शेप को गड़बड़ा देते हैं। बिल्कुल। तो इसकी वजह से तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और शांभवी, आपने बताया वायरस और बैक्टीरिया के बारे में, और एक तीसरी चीज भी तो है प्लाज्मोडियम, और उसकी वजह से भी तो काफी इन्फेक्शियस डिजीज होती है, तो उसके बारे में भी बताइए ना। और चौथी भी कोई चीज है क्या? हाँ, फंगस से तो काफी है इन्फेक्शन। फंगस से काफी इन्फेक्शन होती है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। बैक्टीरिया के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक है ज्यादातर के लिए, लेकिन आजकल हम हिंदुस्तान में खासकर बहुत डर है ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का, क्योंकि यहाँ पे एंटीबायोटिक हम टॉफी की तरह खा लेते हैं आजकल। हाँ, तो सब हैंड वॉशेस में एंटीबैक्टीरियल। हाँ, तो उससे एक्चुअली फिर जो बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं और फिर काफी डेंजरस चीज है। बीच में हमें एक बार डॉक्टर के पास गए थे तो उसने मेरे बेटे को एडमिट किया कि भाई इसको नॉर्मल एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा। तो उसको अलग थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक जो कि नॉर्मली दवाइयों में नहीं देते, गोलियों में नहीं देते, इंजेक्शन से दिया गया तो फिर असर किया। तो एंटीबायोटिक का एक्चुअली 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बहुत लोग ऐसे ही लेते हैं और एंटीबायोटिक्स बहुत बुरी चीज है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। अगर आप, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन हुआ है वो बैक्टीरिया को मारेंगे लेकिन आपके इंटेस्टाइन में जो सारे अच्छे बैक्टीरिया है उनको भी मारते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम इसके इंडिया में एटलीस्ट 50% फीवर्स किस वजह से होता है पता नहीं, क्या उनका डिजीज क्या है पता नहीं है। और अगर फीवर हुआ तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे ही एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट एंटीबायोटिक्स ट्राई करके देखेंगे ऐसा। वायरल भी है तो दे दिया, तो जबकि वायरल फीवर में एंटीबायोटिक यूजलेस है। हाँ, यूजलेस है पर पता ही नहीं चलता कि फीवर किस वजह से आ रहा है तो एंटीबायोटिक दे दो। इनफैक्ट कहते हैं हानिकारक है, क्योंकि एनीवे आपकी बॉडी लड़ रही है, उसमें आपने अपनी बॉडी को और वीक कर दिया एंटीबायोटिक देके। हाँ, लेकिन वो डॉक्टर के माइंड में तभी क्या चीज है, अभी पेशेंट मर जाएगा क्या होगा, अगर एंटीबायोटिक दे कुछ भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं। बट वी डोंट नो कि उनके दिमाग में तब क्या चलता है जब एक पेशेंट आता है और कहता है कि मुझे 3 दिन से बुखार। और काफी बार पेशेंट लोग डिमांड भी करते हैं कि मुझे दवाई दो। मैं आया हूँ। अरे वो तो वैसे भी करते हैं। हमने एक बार मेरे गांव में वीडियो क्लिनिक, ऐसे फ्री क्लिनिक डॉक्टर को बुला के एंड ऑल, और काफी लोग आए चेकअप करने के लिए, लेकिन बस एंड में हमें कुछ मुफ्त में दवाइयां देंगे क्या, इसलिए हम आए। तो वो दवाइयों का कुछ अच्छा रहता है, मॉरल सपोर्ट रहता है कि अभी कुछ लिया है। प्लेसिबो इफेक्ट। इसके लिए मुझे लगता है मतलब होम्योपैथी यूजलेस है लेकिन बड़ी अच्छी चीज है। हिंदुस्तान में काफी लोग को खा के शांति रहती है, फिर वो एंटीबायोटिक नहीं खाते। अच्छी बात बोली आपने। ये नया उपयोग ढूंढ के निकाला आपने होम्योपैथी का। ठीक है, एंटीबायोटिक से पर हाँ उसके अलग प्रॉब्लम है, लेकिन तो अभी तो आर्सेनिक ले रहे तो पर वही है, ये एंटीबायोटिक एक तो वायरस के खिलाफ काम नहीं करेगा, पर शायद अभी रामबाण इलाज की तरह यूज करते हैं डॉक्टर, कई बार दे देते हैं, तो उस वजह से चक्कर हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग एंटीबायोटिक्स की बात कर ही रहे हैं तो ये रेट्रोवायरल की भी बात कर लेते हैं। शांभवी, वो क्या है रेट्रोवायरल? हाँ, तो रेट्रोवायरल वो वायरसेस के अगेंस्ट है जिनका जीनोम मटेरियल इज RNA। तो अगर RNA होगा
तो जैसे मैंने कहा वो ह्यूमन सेल में जाके आरएनए का डीएनए बनाना पड़ता है। तो वो स्टेप को इनहिबिट करता है रेट्रोवायरल ड्रग्स। तो दीज आर स्पेसिफिक फॉर आरएनए वायरसेस। HIV के लिए बहुत यूज होता है। और एक्चुअली जब कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस में भी आरएनए इज द जीनोम मटेरियल। तो कुछ ही हफ्तों में एक्चुअली चाइना ने HIV रेट्रोवायरल्स का थेरेपी चालू किया था। अच्छा। कि द एक्सपेक्टेशन इज कि इट माइट एक्चुअली क्योर। आई थिंक कोरियन गवर्नमेंट ने बोला है कि उनके यहाँ पर में इट हैज बीन ऑफ इफेक्ट, लेकिन अभी बहुत ही कम सैंपल है, तो कह नहीं सकते। लेकिन साउथ कोरियन सरकार ने एटलीस्ट बोला है कि हमने सक्सेसफुली HIV रेट्रोवायरल यूज किए अगेंस्ट कोरोना। आई मीन नॉर्मली शाम्भवी वैक्सीन लगती है अगर राइट, लेकिन क्योंकि आरएनए बेस्ड डिजीज है तो इसमें रेट्रोवायरल भी काम करेगा। ये तो अगर HIV वाला नहीं करता तो कोई नया भी बना सकते हैं ना। तो ये एक दवाई बनने के एटलीस्ट एक दवाई बनने का चांस है ना। हाँ, दवाई बनने का चांस है, लेकिन वैक्सीन इज स्टिल प्रेफर्ड। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर आप में वायरस जाएगा तो एवरी टाइम द वायरस रिप्रोड्यूस करता है ना, इट हैज अ चांस टू म्यूटेट। अच्छा। और इसीलिए वो सीवियर हो सकता है, कुछ और मॉर्फ हो सकता है। सो इट इज बेटर कि वो आप में आए ही ना। इसलिए होने के बाद में आप उसको इलाज करें, और खासकर ये तो एकदम नॉर्मल बुखार जैसा ही है, इसमें और दूसरे बुखारों में फर्क करना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें हमने एक चीज छोड़ दी, तो वैक्सीन भी जल्दी से बता दो ना शाम्भवी। ये हमने बाकी दवाइयां, एंटीबायोटिक हो गया, रेट्रोवायरल हो गया, वैक्सीन क्या करती है? तो वैक्सीन ऑब्वियसली डिजीज के पहले देते हैं, और वो एक मरा हुआ जंतु हो सकता है, या फिर उसका जो कवच है उसका एक पीस हो सकता है जो आपको दिया जाता है। बेसिकली अगर कोई भी डिजीज आपको आता है तो आपकी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। तो आपको डिजीज भी होता है और उसी टाइम पे एंटीबॉडीज बनती है। लेकिन अगर आपको कवच का थोड़ा सा ही हिस्सा दिया जाएगा तो आपको डिजीज नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के रखती है। तो काइंड ऑफ तो बड़ा अच्छा तरीका है। बेसिकली उसमें असली मटेरियल नहीं है, लेकिन क्योंकि अंदर तो उसको कवच के थ्रू ही घुसना है, तो उसी लेवल पे उसको सिर्फ आप कवच, नकली कवच भेज के बॉडी को तैयार कर दो। अरे वाह। तो थोड़े सोल्जर्स प्रिपेयर रहते हैं। तो अगर एक्चुअली जब डिजीज आएगा तो अपने पास ऑलरेडी ट्रेन्ड प्रिपेयर्ड आर्मी होती है। तो ऐसे दिस इज मोस्ट वैक्सीन्स वर्क। बढ़िया। और लेकिन ये सोल्जर्स जो है वो उनका भी एक शेल्फ लाइफ होता है, तो वो कुछ साल ही रहेंगे। तो अगर इसलिए आपको कुछ वैक्सीन का बूस्टर डोज लेना पड़ता है, या फिर टेटानस जो है वो 10 साल ही चलता है, उसके बाद वापस लेना पड़ेगा। यानी उस टाइम तक वो सोल्जर्स मर जाते हैं, तो इसलिए वापस लेना पड़ता है। तो यही 3 तरीके हुए क्या किसी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस से छुटकारा पाने के लिए? और भी है क्या? नहीं, ये 3 तो मेन है। अच्छा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ये इन्फेक्शंस के ऊपर ही। तो अब हम लोगों ने मोटा मोटा समझ लिया कि किस कारणवश होता है और किन 3 प्रकार के होते हैं, जूनोटिक, वेक्टर बॉर्न और फूड बॉर्न वगैरह। तो अब आ जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस पर ही। तो शाम्भवी, एक शब्द का प्रयोग काफी होता है, R0, जो बोलते हैं जब भी ये इन्फेक्शन होता है। तो ये R0 क्या है? इसका इस नंबर का अर्थ क्या है? और ये कोरोना क्यों इतना, इसीलिए आई मीन इससे इतना खौफ हो गया है पूरी दुनिया में, ये R0 का क्या उसमें रोल है? R0 बेसिकली उसका मतलब है कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आप और कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो। अच्छा। तो अगर R0 1 होगा तो आप 1 को करोगे, जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा लोगों को आपसे इन्फेक्शन होगा। ओके, तो 1 का बेसिकली मतलब है मैं 1 को करूंगा, जिस 1 को हुआ है वो 1 और को करेगा। हाँ, इस तरह से। हाँ, इससे पहले जब तक कि मैं ठीक हो जाऊं। हाँ, है ना, क्योंकि मैं थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाऊंगा या चला जाऊंगा, बेसिकली इन्फेक्ट करने लायक नहीं रहूंगा। हाँ, है ना। तो जो भी जिसको भी डिजीज हुआ है, या उसका 2 ही फ्यूचर है, या तो वो ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। तो उस टाइम अंतराल में वो कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। हाँ, बराबर। तो अभी इसका जो कैलकुलेशन करते हैं R0 फाइंड करने के लिए, वो काफी सिमुलेशंस है, फोरकास्टिंग है, वो काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स करते हैं।
इसकी वजह से अलग अलग एजेंसीज आपको अलग अलग आर नॉट वैल्यूज देंगी, डिपेंडिंग के उनके पास कौन सा डेटा है और वो कौन सा मेथड यूज करते हैं। इसका एक प्रॉब्लम है अभी चाइना में, फॉर एग्जांपल चाइना में पिछले 2 महीनों में उन्होंने अपना डायग्नोसिस मेथड ही चेंज किया था। पहले वो लैबोरेटरी टेस्टिंग करते थे, यानी लैबोरेटरी टेस्टिंग में क्या होता है, हम ढूंढते हैं कि वो वायरस का आरएनए जो है वो है कि नहीं इंसान में। सो वो कंफर्म टेस्ट है कि आपको कोरोना वायरस हुआ है, क्योंकि हमें आप में कोरोना वायरस का जीनोम मटेरियल मिला है, बराबर। ये टेस्ट उनमें हो रहा था जो हॉस्पिटल में आ रहे थे। अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपको बहुत सीवियर डिजीज है ऑलरेडी। अगर आपको सादी खांसी फीवर होगा तो शायद आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे। तो हम सीरियस केसेस ही पिकअप कर रहे थे। हाँ। और उसमें भी लैबोरेटरी कंफर्म्ड। फिर जैसे आउटब्रेक और स्प्रेड हुआ, फिर चाइना ने कहा कि नहीं, अभी हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे, यानी कि अगर आपके पास सिम्टम्स हो कोरोना वायरस जैसे, तो खाली एक सीटी स्कैन करेंगे लंग्स का और देखेंगे कि हमें कुछ दिखता है क्या। अगर दिखता है तो आपको कोरोना वायरस है। अच्छा। तो उसमें काफी फॉल्स पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन है जो फीवर कॉज करते हैं। और इन जनरल मतलब ये जिस तरीके का ये कोरोना वायरस एक टाइप का फ्लू है जिसको बोलते हैं, तो ये तो वायरल फीवर तो बहुत होता ही रहता है आमतौर पे। हाँ, बहुत होता रहता है। हाँ, तो इसकी वजह से बहुत फॉल्स पॉजिटिव आएंगे। तो अगर आपका डेटा ही अच्छा नहीं होगा तो आपका R0 तो कुछ भी हो सकता है। सो एक ये प्रॉब्लम था। फिर अभी इसका जो R0 निकाला है तो काफी लोगों ने कहा है कि ये 1 से 3 या 1 से 4 के बीच में होगा। अगर आप सार्स का देखेंगे जो 2003 में हुआ था, तो सार्स का 2 से 5 था। मीजल्स का 12 से 16 होता है। अच्छा, इतना ज्यादा? हाँ। बाप रे। पर ये इसका ये मतलब नहीं है कि अगर R0 हाई होगा तो वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट करेगा। जो सीजनल फ्लू है उसका R0 1.3 है और इट इन्फेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर। जो सार्स था उसका 2 से 5 है, बट इट इन्फेक्टेड ओनली 8,000 पीपल। सो इसमें एक है कि हाउ गुड योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर, कितनी जल्दी ट्रीटमेंट पहुंचता है, हाउ गुड आर क्वारंटीन मेजर्स, वो सब चीजें वो R0 को इम्पैक्ट करेंगी। और इसमें क्योंकि ये नंबर सुनने में ऐसे छोटे लगते हैं, लेकिन मैं मतलब वो फर्क एक बताना चाहता हूँ कि भाई 1 से 2 होना सिर्फ ऐसा डबल नहीं है। वो 1 से 2 का जो 4 होता है वो मतलब ये है कि 10वें लेवल पे आके 1000 हो जाता है। हाँ, है ना? तो एक अगर 1 है R0 तो 10वें लेवल पे आके 10 होगा, और अगर 2 है तो 10वें लेवल पे आके 1000 होगा। तो इतना ज्यादा एक्सप्लोजन है। और ये सिर्फ 10वें लेवल पे है। 20वें लेवल पे आकर के वो मतलब वो कितना, मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता, कैलकुलेटर ही लगाना चाहिए इसके लिए, वो 2 to the power 20। लेकिन सौरभ, R0 जो है ना वो एवरेज है। अच्छा। तो ऐसे नहीं है कि हर एक इंसान जिसे ये वायरस होगा वो मैं एवरेज के तौर पे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो बहुत लोगों को भी फैला सकते हैं। मान लीजिए आपको हो गया और आप जो है किसी, जैसे काफी बार ऐसा हुआ है, आप एक पार्टी में हैं और आपको हुआ हुआ है तो आपने सब में फैला दिया उसकी वजह से। हाँ, तो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो है वो वैसे तो सार्स और मर्स दोनों में हुए थे। जो सार्स 2003, मर्स विच इज द मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये दोनों कोरोना वायरस के फैमिली से ही आते हैं। अच्छा। तो मर्स 2015 में हुआ था। तो वो दोनों में सुपर स्प्रेडर इवेंट्स थे। तो एक इंसान बहुत लोगों को करेगा इनफेक्ट। मर्स जो ऊंट से आया था ना शायद? हाँ, मर्स ऊंट से आया था। ये क्या सुपर स्प्रेडर इवेंट्स क्या है शांभवी? सुपर स्प्रेडर यानी एक इंसान बहुत वो करेगा। तो साउथ कोरिया में अभी आउटब्रेक हुआ है वो चर्च में। तो वो कह रहे थे कि वहां पे एक शायद से एक महिला थी जो सुपर स्प्रेडर थी, तो उन्होंने 37 लोगों को इन्फेक्ट किया एज अपोज टू 1 और 2। तो हमें अभी तक पता नहीं है कि ऐसे इवेंट्स क्यों होते हैं। एक कैसे कहते हैं कि उनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही खराब होती है, तो उनमें बहुत सीवियर डिजीज होता है, इसलिए बहुत वायरल पार्टिकल्स बनाते हैं उनकी बॉडी, और वो बहुत वायरल पार्टिकल रिलीज होने के कारण बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। या फिर उनकी इम्यून सिस्टम इतनी अच्छी है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें डिजीज है, और इसलिए वो दे कंटिन्यू डूइंग नॉर्मल रूटीन वर्क, और उसमें वो इन्फेक्ट करते रहते लोगों को। अच्छा। क्योंकि उन्हें खुद को डिजीज नहीं होता। नहीं, ये शायद ईरान में भी यही मामला है, क्योंकि ईरान में भी कोई एक इंसान शायद वुहान से आए थे और फिर
वहां पर लगातार मतलब एक का एक बहुत सारे लोगों को भी इन्फेक्शन हो गया। हाँ, लेकिन ईरान ने तो बहुत लाइटली लिया था। क्या है, डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर टीवी पे जाके खास रहा है, जोक कर रहा है कि हाँ मुझे कोरोना वायरस है। नहीं तो भैया, एक तो है कि R0 संभावना बता रही है बस कि कितने लोगों को और हो सकता है। नहीं, संभावना नहीं है प्रणय, ये स्टैटिस्टिकल रिजल्ट है। फाइनली आपने पुराना डेटा देख करके उसको एवरेज करके बताया है कि ये R0 है। ओके। ये संभावना नहीं है, क्योंकि संभावना तो बहुत ज्यादा भी है, सुपर स्प्रेडर बहुत को कर सकता है, कोई कम को भी। ये एवरेज है कि पिछले 10-12 दिन या महीने भर में हिस्टोरिकल डेटा का एवरेज है ये। ओके। इसीलिए कोरोना वायरस में लोग बोल रहे हैं कि R0 नंबर अभी भी, क्योंकि अभी नया डिजीज है तो ये नंबर अपडेट होता रहेगा। हाँ। अभी सार्स वगैरह का नंबर तो पुराना है, जिसमें हमको पूरा डेटा मिल चुका है ना, तो उसके हिसाब से R0 निकाला है। लेकिन कोरोना वायरस का R0 अभी भी कैलकुलेट हो रहा है। और एक ये भी चीज है कि जैसा अभी श्यामनवी ने बोला, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होगा लेकिन उनपे कोई असर नहीं होगा। तो लेकिन जब तुम R0 करो, तो R0 जो करोगे तो ये लोग भी इंक्लूडेड होने चाहिए ना कैलकुलेशन में। तो इन लोगों को कैसे लेके आओगे? तो इसका एस्टिमेट करना भी बाद में रिसर्च स्टडीज से लोग करेंगे, स्टैटिस्टिकल स्टडीज से, वो अभी तो मुश्किल है। तो ये जो ड्रॉबैक आपने बोला ये तो हर डिजीज आउटब्रेक पर लागू होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं है। हाँ, जब हो रहा होता है तो ये इवॉल्विंग नंबर होता है। सार्स में भी इवॉल्विंग नंबर था, पर अब जो है रीजनेबल आइडिया है कि क्या है उसका R0। जब दोबारा हो तो एटलीस्ट यू आर बेटर प्रिपेयर्ड। ठीक है। फर्स्ट टाइम में गड़बड़ है, लेकिन यही है कि ये नंबर पता नहीं होने से आपको पता नहीं कि इसका रिस्पॉन्स आपको कैसे करना चाहिए। अगर 1.2 है तो आपका रिस्पॉन्स हो सकता है थोड़ा अलग हो, और 2.2 है तो अलग हो। हाँ, वही मतलब एक तरीके से आपको बस अगर ज्यादा बड़ा नंबर है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि कुछ जल्दी कीजिए, अभी कीजिए। और अगर नंबर छोटा होगा तो आप थोड़ा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, इतना इमरजेंसी नहीं है शायद। हाँ, लेकिन थोड़ा गड़बड़ है ना। आप अगर अच्छा करोगे तो R0 वैसे भी कम हो जाएगा। हाँ, अगर आप अच्छे क्वारंटीन मेजर्स करोगे, अगर आप तुरंत हेल्थ केयर रिस्पॉन्स दोगे तो R0 उसका ऑटोमेटिकली कम होता है। कि बीमार होते ही आदमी को अलग कर दिया तो फिर वो फैल जाएगा कम ही ना। तो R0 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसमें हमारा जो मॉडरेशन नंबर है वो भी इंक्लूडेड है, हमारे जो ट्रीटमेंट का इंटरवेंशन है वो भी इंक्लूडेड है। ये कोई वायरस की प्रॉपर्टी नहीं। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा डिस्कशन था, तो मुझे अब समझ में आया। तो जैसे कि अब अगर R0 मेजर करेंगे चाइना में, जो कि इतना क्वारंटाइन किया है, लोगों को घर पे बैठने के लिए बोला है, तो वो नंबर अलग होगा कंपेयर टू जब पहली बार ये स्प्रेड हो रहा था तब। हाँ, एकदम जब हुआ और जब चाइना बोल रहा था नहीं नहीं हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, हाँ, तो जब आप डिनाइल में होंगे एज ए कंट्री तो प्रॉब्लम है। अभी बाकी कंट्रीज में अब सब लोग हाथ धो रहे हैं या फिर बड़ी गैदरिंग्स अवॉइड कर रहे हैं, तो वहां पे R0 होपफुली बेटर होना चाहिए। या फिर जैसे अभी यूएस ने गड़बड़ करी है, इतनी ज्यादा टेस्टिंग किट्स वगैरह ये पहुंची नहीं टाइम पे, तो नॉर्मल। तो ये इसमें, क्योंकि ये भी एक तरीके का फ्लू है। श्याम भाई ये चीज बताओ, इसका एकदम सिम्टम्स तो नॉर्मल फ्लू जैसा है, तो लेकिन कोरोना वायरस और नॉर्मल फ्लू में क्या फर्क है? सो एक्चुअली मुझे क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या फर्क है पता नहीं। सिम्टम्स तो शायद सिमिलर ही है, सिम्टम्स तो शायद सिमिलर ही है। खाली जो कॉजेटिव एजेंट है वो अलग है। लेकिन जो नॉर्मल सीजनल फ्लू होता है ना, वो शायद से इतना एज डिपेंडेंट नहीं है। तो अभी कोरोना वायरस जो है वो 50 के ऊपर अगर आप होंगे तो सडन स्पाइक होता है इन फर्टिलिटी रेट। लेकिन नॉर्मल फ्लू का एक्चुअली इतना डिफरेंस नहीं दिखता। इनफैक्ट नॉर्मल फ्लू में बच्चों को भी काफी बचा के रखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि यूजुअली बच्चे और बड़ों पे होता है। ये कोरोना वायरस की थोड़ी व्हाटएवर सेविंग ग्रेस है या जो भी है कि चाइना में जहाँ इतना भी हुआ है, 10 साल से कोई भी छोटे बच्चे में कोई फर्टिलिटी नहीं। 0 to 9 years एब्सोल्युटली नो डेथ। और एक तो वो न्यूबॉर्न बेबी को भी हुआ था कोरोना वायरस, बट उनमें तो एब्सोल्युटली नथिंग इज हैपनिंग। 30 के बाद थोड़ा थोड़ा डेथ्स दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। तो ये भी शायद वो तो और रिसर्च होगी, नया है तो अभी रिसर्च शायद बाकी है इन चीजों के लिए। हाँ. पर ये थोड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर जो कोरोना वायरस स्पेसिफिक बिहेवियर है। हाँ, यानी ये कोरोना वायरस स्पेसिफिक बिहेवियर है। तो जब आप स्पेसिफिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो एक और चीज मैंने जो सुनी थी, सिंगापुर के पीएम ने एक स्पीच दिया था और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे विरुलेंस और लिथैलिटी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और कोरोना वायरस का विरुलेंस ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोगों को
संक्रमण हो सकता है इसका, लेकिन इसकी लिथैलिटी कम है, मतलब इससे लोग मरने की संभावना होने के बाद इससे मरने की संभावना कम है, बल्कि जबकि सार्स का एकदम ऑपोजिट वाली चीज थी। तो शांभवी थोड़ा बताएंगे ये दोनों क्या टर्म्स है और ये क्यों जरूरी है समझना? हाँ, तो विरुलेंस यानी वो जो R0 की बात कर रहे थे, वो आप कितना स्प्रेड कर सकते हो वायरस कितना स्प्रेड हो सकता है वो, और लिथैलिटी इसके वायरस अगर आपको हुआ तो आपके मरने के क्या चांसेस है। तो एक तो है कि अगर बहुत लीथल होगा तो उसका विरुलेंस ऑटोमेटिकली कम होता है, क्योंकि अगर वो होस्ट सेल को में जाके होस्ट को ही मार देगा तो उसके चांसेस और स्प्रेड होने के थोड़े कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, हाँ, ये एक बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। हाँ, तो एक्चुअली वो वायरस के हित में नहीं है कि वो ऐसे काम करे। वायरस का एक्चुअली ना मारना वायरस के लिए सबसे अच्छा है। हाँ, वो सबसे हितकारी है वायरस के लिए। तो जैसे जुकाम वाला वायरस है, हाँ, सारी दुनिया में होता है। एग्जैक्टली। तो वो वायरस तो एकदम मोस्ट सक्सेसफुल वायरस है। हाँ, अगर आप नीपा जुकाम जो करता है, तो अगर नीपा को देखिए, राइट, तो जब अभी केरल में जब आया था ह्यूमंस में, तो उसका फर्टिलिटी रेट वाज 88%। लेकिन अच्छे क्वारंटीन मेजर्स किए, सब कुछ होके 17 लोग ही मरे थे। लेकिन वो जो चमगादड़ में होता है, तो चमगादड़ तो मरता नहीं है उससे। उसमें वो खांसी जुकाम की तरह ही होता है, क्योंकि वो उनका नेचुरल होस्ट है और वायरस को फाइनली उनको खाली रेप्लिकेट करके छोड़ देना है। तो अगर सभी चमगादड़ को मार देगा तो वो खुद भी मर जाएगा। इसलिए ये विरुलेंस जो होता है वो कितने इन्फेक्ट करेंगे, और लिथैलिटी जो होता है वो कितने लोग मरेंगे। तो सार्स फॉर एग्जाम्पल का फर्टिलिटी रेट वाज अबाउट 10%। ये अभी का जो कोरोना वायरस है कोविड-19, उसका लेटेस्ट फिगर इज 3.4, लेकिन वो 1 या 3% के बीच में होगा। क्योंकि वो लिथैलिटी रेट के लिए आपको डिनोमिनेटर भी चाहिए, क्योंकि अभी ठीक से मालूम नहीं है कि कितने लोगों को हुआ। तो क्योंकि काफी लोगों को जिनको ये सर्दी जुकाम टाइप होके खत्म हो जा रहा है, वो डिटेक्ट भी नहीं हो रहे हैं कि उनको हुआ था कि तो उनका एस्टिमेट बाद में आएगा। बट जितना ज्यादा लिथैलिटी उतना होपफुली कम विरुलेंस जाएगा उसका। तो लेकिन फिर इसका तो इसका डर लेकिन यही है कि विरुलेंस बहुत हाई है और नंबर बहुत कम भी है। लेकिन मान लो 100 करोड़ लोगों को हो गया और 1% लोग भी मरेंगे, तो 1 करोड़ नंबर बहुत बड़ा है। हाँ, है ना? तो ये एक चीज है कि अगर पूरी दुनिया में 100 करोड़ लोगों में या 50 करोड़ लोगों में भी फैल जाए तो 1% सुनने में ऐसे छोटा नंबर लगता है, लेकिन ऐसे लार्ज पॉपुलेशन में तो बहुत, मतलब ये तो बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। सो अगर आप सोचे तो आई थिंक जॉन्स हॉपकिंस से रिपोर्ट आया था कि इट माइट इनफेक्ट 30 to 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द नेक्स्ट 2 ईयर। अभी 30% थोड़ा कम लगता है, 70% बोले तो सबको लगेगा कि अभी हमें भी होगा डेफिनेटली, 70% में तो आ जाएंगे। लेकिन जो अभी 2009 में हमारा H1N1 हुआ था, दैट एक्चुअली आई थिंक हिट अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अच्छा, उसका फर्टिलिटी रेट तो बहुत कम था, 0.01 to 0.08% में कहते हैं, पर या इट इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। जो स्पेनिश फ्लू कह रहे थे वो दैट इम्पैक्टेड 500 मिलियन पीपल, 50 करोड़, और उसका मोर्टालिटी रेट तो 10% तक था। तो ये पर शांभवी, मैंने नीपा वायरस की आपने एक अच्छी बात की, तो शायद उसका फेटेलिटी रेट इतना ज्यादा था, इस वजह से भी वो उसका स्प्रेड कम था ना एक तरीके से। हाँ, अगर फेटेलिटी रेट इतने सीवियर सिम्टम्स हो गए कि आप मरने वाले हो तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर आपको बहुत सीरियसली लेगा ना। तो एक तो स्प्रेड अपने आप भी रुकता है, प्लस देयर इज अ हेल्थ केयर रिस्पॉन्स व्हिच इज अर्जेंट, तो उससे भी रुकता है। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि हम नीपा के लिए तैयार थे तो हम लोग कोविड-19 के लिए भी तैयार है, लेकिन जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया उन दोनों के विरुलेंस और फेटेलिटी बहुत अलग अलग है। तो एक चीज में अच्छा है हम लोगों का पता नहीं, केरल तो तैयार है, बाकी का इंडिया का पता नहीं। अच्छा, नहीं, अब जैसे मैं बीच पे देख रहा था, ये जितने भी प्रणय उनको कोरोना के सस्पेक्टेड केसेस यूपी में दिखे, उन्होंने उनको दिल्ली भेज दिया। अच्छा, अरे बाप रे, ओके, कि दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती हो जाइए। अरे भाई, इतनी बड़ी स्टेट है यूपी, आप दिल्ली और इधर उधर थोड़ी भेज सकते हो। आपका खुद का स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना। तो केरल और या सदर्न स्टेट्स तो ठीक है, मुझे तो डर लगता है कि यूपी वगैरह में ऐसा कुछ हो तो वहां 20 करोड़ की आबादी में आप
वो तो पूरे देश की जैसे आबादी है, आप इधर उधर थोड़ी भेज सकते हो अपने इन्फेक्शियस लोगों को। सही बात बोली। वैसे वो तो दिल्ली में तो स्वाइन फ्लू भी चल रहा है ना? हाँ, बैंगलोर में भी चल रहा है। बैंगलोर में भी चल रहा है, H1N1 भी चल रहा है अभी। ये सब अब आ गए, ये जा थोड़ी रहे हैं, तो ये चल तो और ये इसमें फिर कंफ्यूजन भी काफी होगा आपको। शुरू में H1N1 है, मतलब टेस्टिंग की इतनी हमारे पास में वो है क्या? अभी कोरोना वायरस का टेस्टिंग का किट जो है, ये आपके अंदर में वो RNA है, इसको तो ब्लड सैंपल से ही टेस्ट करेंगे। हाँ, उसके लिए तो ये टेस्टिंग का जो रीजेंट वगैरह है, ये अब अवेलेबल है हर जगह पर। ऐसे बोल तो रहे कि तो उसका बेसिकली क्या करते हैं, उसका RNA देखने के लिए मार्कर्स ढूंढते हैं। तो वो मार्कर्स जो है वो बनाने पड़ते हैं लैब में, और 1-2 हफ्ते पहले से वो मार्कर्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि बहुत तादाद में वो चाहिए। तो वो मार्कर्स कैन बी अ बॉटलनेक, लेकिन आई थिंक फिलहाल किट्स तो अवेलेबल है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ NIV पुणे से जाता है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वो सबको किट्स भेजेंगे या फिर वो आपको वैलिडेट करके बोलेंगे कि हाँ आप ये टेस्ट कर सकते हो। तो जब स्टार्टिंग में ये होता है तो खाली NIV ही इज ओनली एक्टिवेटेड टू डू एनी टेस्टिंग। तो पहले 1-2 हफ्ते खाली NIV कर रहा था, अभी ज्यादा सेंटर्स उन्होंने एक्टिवेट किए। तो बैंगलोर में आई थिंक 3 सेंटर्स है। अच्छा। जो ये टेस्टिंग अभी कर सकते हैं, लेकिन बाकी के कर्नाटका के बारे में मुझे पता नहीं। मणिपाल में था, वो बंद कर दिया, लेकिन वो तो बंद कर दिया। हाँ, ये क्यों की बेवकूफी हमने ऐसे टाइम पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी? मुझे एक्चुअली पता नहीं। उनका कुछ परमिशंस का प्रॉब्लम है ऐसे कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने US से फंडिंग लिया था और शायद उनके पास वो परमिशन आने से पहले ही लिया था, या ऐसे कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन ऑब्वियसली मणिपाल ऐसे आपातकाल में इतनी ब्यूरोक्रेसी है। हाँ। तो एंड अभी नाउ इज नॉट द टाइम। और जबकि मणिपाल ने नीपा के टाइम में इतना अच्छा काम किया था, उन्होंने एक्चुअली NIV से 2 दिन पहले बोला था कि ये निपा है, और केरला गवर्नमेंट ने उनकी बात सुन के सारा क्वारंटाइन मेजर्स डाला था, जिसके वजह से हमें पता भी नहीं कितने लोगों की जान बची होगी। लेकिन ये से होते ही अभी ये कोरोना वायरस के टाइम में क्यों बंद किया है एक लैब जिसमें सारी फैसिलिटीज है अवेलेबल, एक्सपर्टीज है, वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट सब लोग है, समझ में नहीं आता। ये मतलब ऐसा जब जानबूझ के नहीं, मुझे तो लगता है ये ब्यूरोक्रेसी की बेवकूफी जो होती है ना, कि भाई हमें नहीं पता यहाँ पे ये जरा सिग्नेचर ठीक नहीं लग रहा है इस ट्रिप्लिकेट फॉर्म में, पता नहीं। लेकिन अभी पिछले 6 महीनों में बहुत, अभी NCBS जो है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, उनका भी एक पेपर जो था वो ICMR इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि उसके जो सिग्नेचर ठीक है, मैच कर रहा है कि नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। उसके कुछ जो रिएजेंट्स जो थे वो वुहान से आए थे। वुहान ऑब्वियसली जहाँ पे ये सब कुछ पहले चालू हुआ COVID-19 से कहते हैं, और उसका फंडिंग सिंगापुर और US से आया था। तो और उन्होंने बेसिकली वो स्टडी में नागालैंड में जाके वहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें ये फिलोवायरसेस, HIV एक्सेट्रा के एंटीबॉडीज है कि नहीं देखा था। अभी ये स्टडी तो 2-3 साल पहले पब्लिश हो गया है, अभी क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पता नहीं, पर कुछ तो चल रहा है। हाँ, नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक तो कि मतलब कंगाली में आटा गीला करने वाली बात है कि एक तो पहले एक ही इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में जो ये सब डिटेक्ट कर रहा है, और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर इस हालात में सवाल उठाए दिए जा रहे हैं, तो मुश्किल की बात है ये रेड टेप वाली। तो इसमें अगली चीज पे आने से पहले प्रणय, क्विकली हम थोड़े से पुराने, हमने निपा वायरस का तो ऑब्वियसली डिस्कस किया कि केरला ने क्या किया है वगैरह, और स्पेनिश फ्लू शांभवी ने 1-2 बार मेंशन भी किया। तो लेकिन ये पहले जो ऐसे बड़े फ्लूज हुए हैं, हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले डिस्कस कर रहे थे, तो इनका ओवरऑल सिस्टमिक इफेक्ट क्या हो सकता है? अब जैसे कोरोना वायरस के लिए सबसे बड़ा जो चीज आ रहा है कि पहले ये चीज नहीं थी, एक वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है, वो अचानक से बहुत सारी कंपनीज ने बोल दिया कि भैया अभी घर से ही काम करो। दिल्ली में स्कूल बंद किए इनफैक्ट, लेकिन जो थोड़े से अमीर स्कूल हैं वो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। स्टैनफोर्ड ने अपनी सारी क्लासेस बंद कर दी, बाय द वे, सारी क्लासेस ऑनलाइन कर दी। तो यूनिवर्सिटी नहीं बंद करी, लेकिन उन्होंने फिजिकल क्लासेस जो है वो आई थिंक कल या परसों से
उन्होंने बंद कर दी। तो ये चीज पहले तो संभव ही नहीं थी कि आज का डिजिटल रेवोल्यूशन में ये सारे टूल्स मौजूद हैं, इंटरनेट है, तो इंटरनेट की वजह से आपके पास में ये ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये जो एक ओवरऑल एक सोसाइटल इम्पैक्ट है इस टाइप के, पैंडेमिक जिसको बोलते हैं, या जो एकदम ही महामारी जो होती है बेसिकली, तो महामारी का जो एक सोशल इम्पैक्ट है वो आपको कैसा होता दिख रहा है? एक तो एक्चुअली चाइना में थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, पहले तो सोशल इम्पैक्ट बाद में देखेंगे। पहले तो एयर पोल्यूशन कम हो गया है क्योंकि लोग ज्यादा बाहर नहीं जा रहे, और दूसरी चीज है कि लोगों को सब कुछ घर पे लग रहा है, तो सब की डिलीवरीज, फूड डिलीवरीज फॉर एग्जांपल, तो वो एक अलग अपने पास तो है ऑलरेडी वो इंडस्ट्री, लेकिन वो जरा ज्यादा प्रभाव में आएगी अभी। वर्क फ्रॉम होम तो इंडिया में तो बहुत सारे आईटी कंपनीज ने ऑलरेडी कहा है कि अब गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी दिया है कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने को दिया जाए। तो आई थिंक बाहर जाना थोड़ा कम होगा, शायद लोग जरा ज्यादा कम एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा खाएंगे। हाँ, नहीं सौरभ, एक किताब भी है, जर्म्स, जीन्स एंड सिविलाइजेशन, तो उस किताब में भी ये सब डिस्कशन था कि जैसे शॉर्ट टर्म में तो इन सब एपिडेमिक्स का सरासर एकदम गलत प्रभाव पड़ता है सब लोगों पर लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो इसके कई सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स होते हैं जो आपने एकदम सोचे भी नहीं होंगे। तो इस डिसीज का भी ऐसे ही होगा, जैसे आपने बोला कि अब लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, शायद वर्चुअल रियलिटी के लिए भी इसमें लोग काफी उस तरीके की तरफ बढ़ जाएंगे। जूम के शेयर्स काफी डबल ट्रिपल हो गए हैं, वो एक कंपनी है जो वेबिनार्स वगैरह करती है, तो ये सब चीजें भी हो रही हैं शायद। बिल्कुल, और इससे एक और भी चीज है जिसको डिजिटल डिवाइड बोलते हैं, या फिर एक ब्लू कॉलर वर्सेस व्हाइट कॉलर डिवाइड, वो भी एक बढ़ेगा, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम आईटी वर्कर्स कर सकते हैं। आईटी वर्कर हिंदुस्तान में कितने हैं? 40 लाख के करीब है। लेकिन जो लोग डिपेंड करते हैं कहीं जाकर के काम करने के लिए, फैक्ट्री के वर्कर हो गए, या फिर जो बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं लोग वगैरह वगैरह, उन लोगों की तो रोजी रोटी के बांधे पड़ जाएंगे और वो लोग बेचारे बहुत सफर करेंगे। हाँ, सही बात बोली आपने। हाँ, क्योंकि लोग अगर बाहर ही नहीं जा रहे हैं तो जैसे जो कैब ड्राइवर्स हो गए, टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, उनका बिजनेस सब खत्म हो जाएगा। बाहर रेडी वाले हैं, अगर आप एकदम से फूड डिलीवरी, ठीक है वो धीरे धीरे हो रही है ऑलरेडी, लेकिन एक शॉक लग सकता है अचानक से कि आप अचानक से सिर्फ फूड डिलीवरी ही कर रहे हैं, तो बाहर आप जाकर के रेडी पे गोलगप्पे तो नहीं खाएंगे ना ऐसे मौसम में। तो ये दो चीजें एक्चुअली बहुत जो अभी बहुत दिख रही है, एक इज फेक न्यूज, वो तो काफी तादाद में आ रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। हाँ, वो भी है एक जो क्या कहते हैं, हाँ मतलब यहाँ साउथ में है भाई, रसम कीजिए तो उससे होगा नहीं। शुरू में खूब लोगों को लगा भाई हिंदुस्तान में तो कोरोना हो ही नहीं रहा है, तो देखिए हिंदुस्तान कितना ग्रेट है। इस टाइप के व्हाट्सएप मैसेज भी बड़े देखे होंगे आपने। तो वो आपको क्या लगता है श्याम भाई, हिंदुस्तान बहुत ग्रेट है, यहाँ पे कोरोना वायरस अभी तक कम है? एक्चुअली इंडिया में अभी तक सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ नहीं है, तो जो सारे इन्फेक्शन हुए हैं वो उन लोगों में हुए जो ट्रैवल करके आए हैं, या फिर एक ही वो जो इटालियन ग्रुप को पकड़ा है फॉर कोरोना वायरस, उनके ड्राइवर को है। और शायद वो जो नोएडा में जो वो हुई है, पार्टी हुई थी शायद उसमें, लेकिन वो भी सिर्फ क्वारंटीन में है, किसी का टेस्टिंग अभी तक पॉजिटिव शायद नहीं आया है। तो वो तो है कि लोगों को कम हो रहा, इंडियन लोगों को जरा कम हो रहा है, या इधर हम टेस्टिंग ही नहीं कर रहे, इसलिए हमें पता नहीं, तो हम इग्नोरेंस इसमें है। या फिर यहाँ ट्रांसमिशन हमारी हवा में कुछ है जहाँ पे ये वायरस इधर से उधर जाता नहीं है। आता तो है, हिंदुस्तानियों को हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तानी बाहर जाते तो हो जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में आके वो लोग स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं उसको। कुछ हमने कुछ ज्यादा कालिख मिला रखी है अपनी हवा में। तो एक तो व्हाट्सएप पे बहुत आ रहा है कि ये समर मंथ्स आएंगे तो ये वायरस मर जाएगा, कुछ होगा नहीं, हमें पता नहीं। WHO ने कल या परसों ही कहा है कि देयर इज नो एविडेंस के समर आएगा तो वायरस मर जाएगा, ये गर्मी से चला जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो अभी तक पता नहीं है। और जो ये गार्लिक खाओ या फिर रसम पियो का जो लॉजिक है, उसका कुछ एविडेंस तो है नहीं कि ये
वायरस को रोकेगा। बेसिकली कहते हैं पानी जितना पियो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट करती है। तो अगर वो पानी चाहे रसम के फॉर्म में चले जाए, सूप के फॉर्म में चले जाए, या नॉर्मल आप कुछ भी बिना मिलाए पानी भी पी ले तो आपको संविधान में ये दिया है कि आपको जो कुछ मानना है वो आप मान सकते हो, बराबर, लिबर्टी ऑफ फेथ है। लेकिन जो WHO ने भी कहा है वो भी फॉलो कीजिए। जो आपको मान्यता करनी है वो करिए, आपकी मान्यता दूसरों पर मत ला दिए। लेकिन वो जो भी करते हो वो करते समय ये जो हाथ धोना है बार बार, या हैंड सैनिटाइजर है, अगर खांसी होगी तो घर पे रहिए, वो सब भी प्लीज करिए बस। इसमें मैंने टॉपिक चेंज किया प्रणय, वो मैं जो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाला था उसमें दो चीजें मैं बोलना चाहता था। एक जो प्लेग हमारे बहुत बड़ा हुआ था यूरोप वगैरह में 1400s वगैरह में, उससे इतनी बड़ी पॉपुलेशन वहां की खत्म हुई थी कि उसके बाद में पूरी ऑलमोस्ट सोसाइटी ही चेंज हो गई। तो एक वैसे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होते हैं अगर बहुत ज्यादा लोग मर जाएं। तो एक वो है। और जो स्पेनिश फ्लू है वो हमारे एक्चुअली पब्लिक मेमोरी में दिखता नहीं। हिंदुस्तान में बहुत लोग मरे थे, कहते हैं लोग अप टू करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे शायद। अच्छा, हाँ, ये हम लोग अक्सर भुखमरी की बात मैंने सुनी है, लेकिन ये स्पेनिश फ्लू तो मेरे भी मतलब पढ़ने में आया ही नहीं है। हाँ, निराला की बायोग्राफी में काफी है। निराला की पूरी फैमिली मर गई थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कवि उनकी पूरी फैमिली मर गई थी। और वो काफी डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे गंगा नदी जो है पूरी की पूरी भरी हुई थी डेड बॉडीज से। बाप रे, अच्छा। इलाहाबाद में थे वो। तो उन्होंने और उनकी पूरी फैमिली, वो उनका काफी दुखदायी, एक के बाद एक वो बस सुनते जा रहे हैं कि उनकी फैमिली में एक के बाद एक लोग मरते जा रहे हैं। तो और वो क्योंकि लेखक थे तो उन्होंने बहुत ही संवेदना के साथ लिखा है अपनी वो व्यथा। और उस टाइम पे उस वजह से ये देखिए 1918 की बात है, और हम जब पढ़ते हैं भारत का स्वतंत्रता वगैरह उसमें ये आता नहीं है, लेकिन जैसे गांधी जी का पूरा आश्रम बीमार पड़ गया था और गांधी जी खुद उस टाइम पे। अच्छा। और उसकी वजह से इतना लोगों में रोष आया था उस वजह से कि अंग्रेज लोग हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं और इन्होंने कुछ किया नहीं। वो पहली बार, क्योंकि उससे पहले तो जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज हमारे पहले वाले शासकों से काफी अच्छा शासन देते थे। काफी लोगों को लगता था कि इनसे तो ये बेहतर है, मतलब जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर और ये सब चीजें हैं उनकी बेटर थी काफी लोकल रूलर्स से उस टाइम पे। तो जैसे एक और जो 1857 की बुक मैंने एक बार जो पढ़ी थी, शायद हम किसी फ्यूचर एपिसोड में डिस्कस भी करेंगे, उसमें है कि जब अंग्रेज शासन जहां से जा रहा था या जहां आ रहा था वहां के लोग देख रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह में इम्प्रूवमेंट जो आ रहा था। लेकिन ये हेल्थ सर्विसेज वगैरह पहली बार अंग्रेजों के अंडर में खराब हुई, तो लोगों को लगा कि ये तो बेकार के रूलर है, जो बेसिक हमको मिलना चाहिए इनसे वो तो मिल नहीं रहा है। तो वो रोष जो है, उसके बाद रॉलेट एक्ट आया और वो रोष की वजह से ही लोग कहते हैं कि इतना बड़ा मोबिलाइजेशन था कि जलियांवाला बाग हुआ। तो वहां पे भी कुछ रिलेशनशिप था इस चीज का। और उस टाइम पे जो ये पॉलिटिकल फोर्सेस बनी, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रही थी तो सिविल सोसाइटी को लोगों की हेल्प करनी पड़ी। और उससे वो नेटवर्क्स भी बने जो कि पॉलिटिकल फोर्स बन गए, जो कि जिसको बोलते हैं जन आंदोलन बन गया स्वतंत्रता। वो काफी सारे नेटवर्क ये इस स्पेनिश फ्लू की मदद के लिए बने थे। तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट था। और एक काफी बड़ा सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट जो लोग बोलते हैं कि उसके बाद फर्टिलिटी रेट इंडिया में 20s में बहुत बढ़ गया स्पेनिश फ्लू की वजह से। तो एक बार पॉपुलेशन कम हुई और उसके बाद लेकिन बच्चे बहुत हुए इन 20s। तो एक बूमर जनरेशन बनी 20s की, और उसने एक जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड उस टाइम का दिया। और देखिए उसके 20 साल के बाद आजादी। नहीं, वही तो एक्चुअली इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो ये बीमारियां और ये जो आउटब्रेक्स हैं ये पूरे समाज को हिला देती है, और समाज को हिला देती है, और इससे जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का कच्चा चिट्ठा भी खुल सकता है। तो वो दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का रोष वगैरह तो बहुत एकदम, अगर आपकी वीक गवर्नेंस है तो लोगों का गुस्सा आपके ऊपर बहुत भारी तरह से आएगा। और जो सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट है, ये जैसे हमने डिस्कस किया, हो सकता है कि एकदम से अमीर लोगों का वर्क कल्चर और गरीब लोगों का वर्क कल्चर में बहुत फर्क आ जाए। है ना, ये एक डिवाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का, या फिर हो सकता है कि टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है कि ऑलमोस्ट सभी लोग इस तरफ मूव कर जाएं और बहुत ही एक सडन शॉक थेरेपी के थ्रू इंडिया जाए। लेकिन इसमें
अभी ऑलरेडी रिसेशन चल रहा है तो इंडिया में, तो ये बहुत ही डेंजरस टाइम है मेरे ख्याल से इंडिया के लिए, अर्थव्यवस्था के तौर पे भी। बिल्कुल नहीं। और मैं आप दोनों की बात सुन रहा था और आप लोग जब बात कर रहे थे कि भारत में इतना कम क्यों स्प्रेड नहीं है, तो एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहूंगा जिसके बाद आप दोनों और सोचिएगा इस पॉइंट पे। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का स्टैट है कि भारत में सिर्फ 77% मृत्यु ऑफिशियली रजिस्टर्ड है और उनमें से सिर्फ 22% है जो मेडिकली सर्टिफाइड है। तो आप मुझे ये बताइए, जब इतनी कम संख्या में लोग रजिस्टर ही हो रहे हैं, मौत रजिस्टर हो रही है, तो आपको ये कोविड वगैरह तो मिलेगा ही नहीं, मतलब एग्जैक्ट नंबर्स। लेकिन इसमें एक मैं फर्क करूंगा प्रणय, यूजुअली ये जो नंबर है ये अर्बन एरियाज में बहुत हाई होंगे, है ना, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी गवर्नेंस जो है वो अर्बन से रूरल में आते आते खत्म होती जाती है, ये सेमी अर्बन। और कोविड क्योंकि एक ग्लोबलाइजेशन का वायरस है ना, जो जैसे स्पेनिश फ्लू भी क्यों ज्यादा फैला था, क्योंकि पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर करने के लिए गई हुई थी यूरोप में, और सारे जो सेना के लोग वापस आए वॉर खत्म होने के बाद, वो पूरी दुनिया में डिजीज ले गए। अच्छा। उस टाइम पे फैला वो इसलिए था पूरी दुनिया में, क्योंकि वो उसको बोलते स्पेनिश लोग, स्पेनिश फ्लू नहीं है, पर यहाँ पर वो स्पेन में पहली बार डिटेक्ट हुआ था, पर इन जनरल वो यूरोप में हुआ और यूरोप में सारी सेना लड़ रही थी, तो सब सैनिकों को हो गया, और फिर सैनिक लड़ाई खत्म होने, अचानक से लड़ाई खत्म होगी, और लड़ाई खत्म होने के बाद सब सैनिक घर वापस गए, और हिंदुस्तान से बहुत सैनिक थे। तो इसीलिए तो अभी भी लोग ट्रैवल के थ्रू, और सबसे पहले दूसरी कंट्री से आना है तो एयर ट्रैवल फास्टेस्ट तरीका है जिससे लोग आ रहे हैं। तो एयर ट्रैवल से आएंगे तो किसी शहर में ही आएंगे ना ब्रदर, सही बात, ठीक है। और तो ये मुझे लगता है कि एटलीस्ट शहरों में तो है ये वाली चीजें, डिटेक्शन वगैरह होना चाहिए, पर फिर भी नहीं हो रहा है। ये हमको सोचना है, मतलब या तो सही में हिंदुस्तान की कोई ऐसा भी नहीं बोल सकते आबो हवा, क्योंकि हिंदुस्तान की कोई एक आबो हवा थोड़ी है, है ना, हर जगह की अलग अलग है। लेकिन ये हो सकता है कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी है बिकॉज वी आर इन प्रिटी अनहाइजीनिक कंडीशंस एनीवेज। तो हमारे पास में कोई हमारा कोई जुकाम ऐसा है जो कि हमको इसके प्रति रेजिस्टेंट बना के रखा हुआ है। हो सकता है क्या ऐसा? सही में हो तो सकता, आई मीन अगर इम्यूनिटी ज्यादा होगी तो होगा। हाँ, ये इसको क्रॉस इम्यूनिटी बोलते हैं ना इसको प्रणय, कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से जो आपकी एंटीबॉडी बनी वो गलती से या व्हाटएवर वो दूसरी के लिए भी इफेक्टिव है। नहीं ये ऐसा मत बोलिए, नहीं तो फिर सरकार बोलेगी स्वच्छ भारत बंद करो। अरे नहीं वो तो मतलब स्वच्छ भारत होने के फायदे ज्यादा हैं, और ये ऐसे ये तो सब सेकेंड ऑर्डर छोटे कुछ बोलते हैं ना, जैसे अनइंटेंडेड पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो जाते हैं हर चीज के। और ये सब अभी अटकलें हैं, मेरे को लगता है कि और 2 हफ्ते में नंबर वगैरह जो है क्लियर होंगे। एक चीज ये भी है कि हिंदुस्तान उतना कनेक्टेड भी नहीं है बाकी देशों जैसा, क्योंकि खासकर हिंदुस्तान चाइना के बीच में तो इतना व्यवहार है नहीं। ईरान और चाइना में बहुत सारा वो है इकोनॉमिक, स्पेशली उनकी सैंक्शन लगी हुई है ईरान पे। हाँ। तो चाइना के साथ ही है उनके जो भी ताल्लुकात वगैरह, है ना। नहीं वो तो सही बात है। एक्चुअली ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिया का इंटीग्रेशन बहुत ही कम है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो करते ही नहीं है विश्व में, बहुत कम चीजें करते हैं। और ईरान का आई थिंक स्टार्टिंग के इवेंट्स पर वो जो वुहान से आए थे स्टूडेंट्स एंड बैचलर्स, उनसे आया था। राइट। तो ये पाकिस्तान का क्या हाल चल रहा है प्रणय? पाकिस्तान का तो ये चाइना से इतना ज्यादा कांटेक्ट है, तो पाकिस्तान की हालत भी खराब है या फिर उनको इंडिया जैसी इम्यूनिटी है कुछ? एक्चुअली पाकिस्तान के बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, पर मैंने ये देखा कि वहां पर पॉलिटिकल रूप में अलग ही गेम चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सब मास्क चाइना भेज दिए। तो वहां पे सब लोग बोल रहे थे कि ये क्या है, हम लोग क्या चाइना का हिस्सा है क्या, हम लोग अपने लोगों को बचाने की बजाय चाइना में क्यों भेज रहे? ओह लेकिन पाकिस्तान में उस तरीके का नंबर, ईरान जैसी हालत नहीं सुनी ना अभी तक। नहीं सुनी। अगर होता तो मुझे पता पड़ जाता, मैं फॉलो तो करता हूँ वहाँ के न्यूज, तो इतना बड़ा स्प्रेड नहीं हुआ है। जबकि उनका भी मतलब काफी कुछ बाकी जो डेमोग्राफिक और अदर कैरेक्टरिस्टिक हिंदुस्तान जैसा होगा। बांग्लादेश में भी नहीं हुआ है, राइट? बांग्लादेश में सुना नहीं, भूटान में सुना है। नहीं, भूटान में 1 केस आया है अभी, वो तो हिंदुस्तान से ही टूरिस्ट गया है। हाँ। नेपाल भी एकदम चाइना के बगल में, चाइना से लोग आते जाते भी हैं वहां भी ऐसा कुछ नहीं सुना है। तो ऐसा कुछ ठीक है, आई मीन
नॉर्थ कोरिया का कुछ पता नॉर्थ कोरिया नहीं। का तो ऑब्वियसली कुछ पता नहीं। तो ठीक है, हमको क्या कहते हैं, कुछ अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आई वुड लव टू बी लकी। इतना बैड लक चल रहा है और चीजों में, तो एक चीज में अगर लक आ जाए तो क्या बात मैं प्रिकॉशंस लिए तो अच्छा है। हाँ, वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक बात है। होप इज नॉट पॉलिसी। होप इज नॉट पॉलिसी। सर, आपने वो स्पेनिश फ्लू के बारे में बताया ना कि वो तो स्पेन में था, ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन सबको हुआ था। तो ये जो रेसिज्म आ रहा है अभी, दैट इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म फॉल आउट कि वुहान कोरोना वायरस था, स्पेनिश फ्लू था, लेकिन जो 2009 का H1N1 एपिडेमिक था उसको तो H1N1 एपिडेमिक बोलते हैं। हाँ, वो तो यूएस में ओरिजिनेट हुआ था, यूएस एंड मेक्सिको में। उसे नहीं कोई बोलता अमेरिकन। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अमेरिकन मतलब मैंने हिंदुस्तान में तो नहीं सुना शायद, मतलब हिंदुस्तानी लोग भी कम रेसिस्ट नहीं, लेकिन अमेरिका में लोगों ने चाइनीज रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दिया। हाँ, अरे यूरोप में भी बहुत, एक वो ट्रेन में आदमी गया था, चाइनीज लुकिंग था, तो लोगों ने कहा कि अभी ट्रेन में मत चढ़ो। अरे बाप रे। तो उसने कहा लेकिन मैं तो इटालियन हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा तो और भी गड़बड़ है, चाइनीज दिखने वाला इटालियन आदमी, तो इटली भी तो हॉटस्पॉट है। हाँ, आई मीन उसमें यूरोप में तो दे वर कॉलिंग इट द येलो वायरस। अरे रियली? स्टार्टिंग में। ओहो, इतना ज्यादा रेसिज्म। नहीं, पर ये रेसिज्म की बात अगर आप छोड़ दें शांभवी, तो एक मैंने ये भी पढ़ा था कि काफी इन्फ्लुएंजा के वायरस स्ट्रेन्स या तो ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया से ओरिजिनेट होते हैं। तो इसमें कुछ सच्चाई है क्या? एक्चुअली मुझे ये पता नहीं है अभी। फॉर एग्जाम्पल जो 2009 का था H1N1, वो तो मेक्सिको में ओरिजिनेट हुआ था। वो तो चाइना से नहीं आया था। अभी मर्स जो है वो तो मिडिल ईस्ट से आया था ना प्रणय। नीपा वायरस, मेरे ख्याल से नीपा वायरस जो है वो अफ्रीका से है। नहीं, ये इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स बोल रहा हूं मैं। इन्फ्लुएंजा के तो 4 ही स्ट्रेन है ना, वो ABCD। तो वो 4 कितनी जगहों से आ जाएंगे भाई? वो तो बहुत पहले से हैं पूरी दुनिया में। अच्छा। अभी कैसे मालूम कि यहाँ से आ रहा है या वहां से आ रहा है? नहीं, वही मुझे रेसिज्म तो नहीं, लेकिन क्या कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एक किसी ज्योग्राफी में ज्यादा हो, वो भी देखने की जरूरत है ना। हाँ, पर पता नहीं मुझे, वो पेपर मैंने पढ़ा नहीं, वो दिखा था मैंने, पढ़ा नहीं। अच्छा, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक और चीज मैंने देखी, आप जब दोनों लोग बात कर रहे थे भारत के प्रिपरेशन की, तो मैंने थोड़ा बहुत पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पे काम किया है, और आप लोग केरला के बारे में बात कर रहे थे, तो एक चीज केरला में काफी साफ दिखती है कि वहां के जो पब्लिक जो लोकल लेवल पे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो बहुत अच्छे से इक्विप्ड हैं। वो इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट है वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, तो गवर्नमेंट पैसा देती है कैश के तौर पर लोकल गवर्नमेंट्स को, और लोकल गवर्नमेंट्स खरीद सकते हैं उनको जो चीज चाहिए। तो उस वजह से भी उनका रिस्पांस टाइम बहुत फास्ट है, जबकि दूसरे कई स्टेट्स में तो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है क्या खरीदना है, क्या प्रोक्योर करना है, क्या स्टॉक करना है। तो वह चीज भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से भारत के कुछ प्रदेश बेहतर करेंगे, कुछ प्रदेश नहीं करेंगे। अरे इसमें तो सभी बेहतर नहीं कर रहे, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन तो पूरे हिंदुस्तान में ही बड़ी खराब हालत है। हाँ, हेल्थ में हम लोगों ने स्पेसिफिकली देखा था केरला में स्थिति काफी अच्छी थी, और कर्नाटका में भी थोड़ी बहुत बेहतर थी स्थिति, केरला जितनी नहीं पर बेहतर थी। बाकी दूसरे हर स्टेट में जो लोकल लेवल के अथॉरिटीज हैं उनको कोई पावर नहीं है सब पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स को कंट्रोल करने का। तमिलनाडु की भी हालत खराब ही थी क्या? हाँ, जबकि मुझे याद है वो सूरत में प्लेग आया था तो तमिलनाडु से हेल्थ ऑफिशियल्स गए थे उनकी हेल्प करने। इट सीम्स कि तमिलनाडु ही अकेली स्टेट थी जहां पे उन्होंने अभी तक वो पोजीशन अबॉलिश नहीं करी थी कि जो प्लेग इंस्पेक्टर टाइप वाली पोजीशन होती थी। हाँ, तो उनके पास में वो ऑफिशियल्स थे जिनको पता था कि क्या करना चाहिए अगर प्लेग हो, वरना बाकी पूरे इंडिया में ऐसा कोई था ही नहीं जिसको समझ में आए कि क्या करे अगर प्लेग हो गया। तो लोग सोचते प्लेग तो होगा ही नहीं अब। नहीं, वो पर प्लेग इंस्पेक्टर तो स्टेट गवर्नमेंट पोजीशन होगी ना वो। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की तो स्टेट, हाँ करेक्ट आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज। शांभवी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो अभी ये नोटिफिकेशन दिया है कि अगर आपको मास्क लेना है तो यू नीड अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप किसी से मास्क ले नहीं सकते और कोई आपको मास्क बेच नहीं सकता। तो ये तो थोड़ा वियर्ड है। आई मीन वो डिमांड कंट्रोल करने का इंटेंशन है वो तो काफी साफ है, लेकिन अगर आप बहुत लोग जो ट्रैवल करते हैं अभी
वो मास्क पहनना प्रेफर करते हैं, लेकिन अभी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उसके लिए, जहाँ पे एनीवेज ज्यादा बीमार लोग रहते हैं और उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेके आना पड़ेगा। डॉक्टर्स कब मास्क दे सकते हैं कब नहीं दे सकते वो तो मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। तो बट आई मीन उनका आई गेस उनका इंटेंशन है कि डिमांड के सप्लाई रहे मास्क का, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको ज्यादा जरूरत है। पर आपके पास 2 महीने थे, आपको 2 महीने से पता था कि ये इन्फेक्शन फैल रहा है, तभी सप्लाई इंक्रीज करने की वजह अभी एक रिएक्टिव पॉलिसी लाई है कि हाँ आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। तो ये मास्क लेकिन कितना जरूरी, मतलब तुमको लगता है वैसे इसमें, लेकिन ये भी है कि पैनिक इतना ज्यादा हो गया कि शायद उतने लोगों को मास्क की जरूरत नहीं है जितने लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, तो मास्क का वैसे तो आपको इन्फेक्शन होने में उतना इस्तेमाल नहीं होता वो प्रिवेंशन में, क्योंकि वायरस का पार्टिकल कुछ नैनोमीटर्स का है और जो मास्क है वो 0.3 माइक्रोमीटर का है, वो जो N95 मास्क है वो। तो वो उसके तो पोर साइजेस काफी बड़े हैं, तो वायरस तो उससे अंदर जा सकता है। मास्क पहनने के फायदे ये है कि आप खुद अपना हाथ नाक या मुंह पर ज्यादा नहीं लगाओगे। हाँ, तो उससे थोड़ा कांटेक्ट कम होगा। तो फिर उसके लिए आपको N95 क्या सस्ता मास्क भी हो तो चलेगा? चल जाएगा। अभी कुछ सस्ता मास्क रहा नहीं है, वो जो सर्जिकल मास्क आता था वो 60 पैसे में बनता है, 1-2 रुपए में बिकता था, अभी 20 रुपए में बिक रहा है। अरे राम। N95 जो 35-40 रुपीज में बनता है, 50 रुपए में बिकता था, अभी 200, 600, 1000 ऐसे बिक रहा है। वाह, मेरे पास भी है, मैंने उसे तिजोरी में बंद करके रखा है। तो इससे बेसिकली अच्छा है कि लोग शायद खुद ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाए। काफी मुश्किल होता है कि आप अपना मुंह, हम एकदम अनजाने ही अपना मुंह आंख नाक टच करते रहते हैं रेगुलरली, पर अगर थोड़े कॉन्शियस हो जाए तो शायद अपने आप ही कम हो जाए। आप कम टच कीजिए और जब भी कहीं घर से बाहर जाए तो उसके बाद हाथ धो लीजिए। ये बेसिक सभी लोग बोल रहे हैं तो हम भी अपने लिसनर्स को बता दें, भाई हाथ जो है धोना अच्छी चीज है। और अगर कोई नॉर्मल साबुन से धो लीजिए, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज की जरूरत नहीं है। नॉर्मल साबुन से चल जाएगा। हैंड सैनिटाइजर की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल साबुन से धोया तो भी चल जाएगा। अगर कोई खांस रहा है तो उससे 3 फुट दूरी पे रहिए। तो उतना काफी, ऐसा नहीं है कि आपको कमरा छोड़ के भाग जाने की जरूरत है। नहीं शाम्भवी भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ऐसे भारत में कोई हमारे स्वभाव है क्या, हमारे हरकतें जो इन्फेक्शंस को बढ़ा सकती हैं जनरली, क्योंकि जैसे सफाई वगैरह कम है तो उस वजह से भी स्प्रेड तो ज्यादा ही होता होगा। हाँ, कूड़ा कचरा रास्ते पे फेंका रहता है, लोग पेशाब करते हैं, थूकते हैं रास्ते पे। तो ये जो कोरोना वायरस है वो तो कौन से बॉडी फ्लूइड्स में आ रहा है वो भी अभी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो उस तरह से भी स्प्रेड हो सकता है ऑन द सरफेस। तो ऐसे ही नहीं कि खाली आपने खांसी होगी तो ही स्प्रेड होगा। तो ये सब चीजें अभी संभालना पड़ेगा। और ये कोविड की वजह से एक्चुअली थोड़ा लोग घबरा गए हैं, तो थोड़ा अवेयरनेस है। लेकिन जो सीजनल फ्लू है फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए भी ये लागू हो सकता है कि अगर हम थोड़ी और सफाई करेंगे तो ये सब बाकी के इन्फेक्शंस भी कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल प्रणय जो नॉर्मल फ्लू है उसी से कुछ 6-7 लाख लोग तो साल के मरते ही हैं। और अगर उसका वैक्सीन है, ऐसा नहीं कि उससे कोई कम मरते हैं। उसका वैक्सीन है लेकिन लोग लेते नहीं है। ठीक है, नहीं तो वैक्सीन से मुझे ये सवाल आया शाम्भवी, सरकार क्या कर सकती है इन्फेक्शन या आउटब्रेक से जूझने के लिए, और हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तो क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं वो तो अलग बात है, पर लेकिन आपको क्या लगता है इसका एडिक्वेट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? अभी आपने ये तो सुना होगा कि वो चाइना में वो 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया उन्होंने 10 दिन में, वो फुल 24/7 कैमरा लगाए थे, आप देख सकते हो। अगर आपको एक्चुअल इन्फेक्शन रोकना है तो आपको डायग्नोसिस पे ध्यान देना चाहिए। ये हॉस्पिटल्स बनाने इतना, ये इज अ साइन कि आप फेल हो गए टू डिटेक्ट अर्ली। और अगर आप फेल हो गए हो तो वो कितना स्प्रेड होगा वो आपके कंट्रोल के बाहर है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज अर्ली डायग्नोस्टिक्स, जो नीपा में हमें दिखा था 2018 में कि दे डायग्नोस इट विद द सेकंड पेशेंट। व्हेन द सेकंड पेशेंट केम इन, दे वर लाइक कुछ तो गड़बड़ है,
and there was a protocol in place to diagnose it. तो हमारे diagnostic capabilities are very very poor. जो outreach है वो भी काफी poor है क्योंकि सब कुछ पहले NIV से जाना पड़ता है, और वो पुणे में है तो थोड़ा टाइम लगेगा सैंपल पहुंचने में. ये टेस्टिंग में ही एक दिन लगता है, कुछ घंटे लगते हैं. अभी तो 35 पेशेंट्स है तो ठीक है, लेकिन अगर आउटब्रेक बहुत बढ़ता है तो NIV का कैपेबिलिटीज तो खत्म हो जाएगा वेरी इजीली. तो वो जो पाइपलाइन है फॉर डायग्नोस्टिक वो इम्प्रूव करना है. दूसरा, पब्लिक एंगेजमेंट बहुत बुरी है. लोगों को कोरोना वायरस क्या है, वो कहाँ से आया है, बहुत लोगों को नहीं पता. तो स्पेशली जो गांव में है वो, तो पब्लिक एंगेजमेंट लोकल लैंग्वेजेस में बढ़ाना बहुत जरूरी है. काफी रिस्पॉन्सेज है, लोग पैनिक हो रहे हैं, और वैसे तो अभी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है. इतना स्प्रेड हुआ नहीं है इंडिया में, इतना खतरनाक है कि भी नहीं वो भी हमें पता नहीं. तो उसकी वजह से उसके लिए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है बहुत ज्यादा. ये लोग पॉलिटिशियंस फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि अरे मास्क मत पहनो, मास्क की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब अपना हेल्थ मिनिस्टर खुद टीवी पे जाता है तो खुद मास्क पहना है. शायद महाराष्ट्र असेंबली के मिनिस्टर्स भी मास्क पहन के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मास्क मत लो. तो ये तो रॉन्ग सिग्नलिंग हो गया ना, इससे तो बहुत गड़बड़ होगी. तो थोड़ा क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए. नहीं, सही बात बोली. इन जनरल मतलब जैसे एक पब्लिक हेल्थ होता है और एक हेल्थ केयर होता है. तो पब्लिक हेल्थ हम लोग बात करते हैं कैसे प्रिवेंशन हो सके इन चीजों का, उस पे भी ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है ना, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी पब्लिक हेल्थ पर एक्सपेंडिचर कम होता है, लेकिन हम लोग हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं. बिल्कुल. मतलब जैसे आजकल अगर पैसों के संख्या में देखा जाए, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आयुष्मान भारत बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है और काफी लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन हम मतलब और लाखों में हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग रहते हैं. तो ये जो फर्क है कि भाई, लेकिन वो स्टोरीज ज्यादा अच्छी निकल के आती हैं पॉलिटिकली, कि एक आदमी बोले कि भाई मेरे को ये हुआ, देखिए मेरे को सरकार से पैसा मिला तो मेरा इलाज हो गया फ्री में, और उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है, मतलब, और आई एम श्योर दे आर वेरी ग्रेटफुल. लेकिन हम अपना पैसा एटलीस्ट सरकारी लेवल पे हमको प्रायोरिटाइज तो करने की जरूरत है ना, कि हम ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं जहां से वो 50 करोड़ तक जाए या 50 लाख तक जाए. हाँ, ये प्रायोरिटाइजेशन जो है वो नहीं है ठीक से. बिल्कुल. तो प्रिवेंशन की तरफ ज्यादा एक्सपेंडिचर होने की जरूरत है, जो कि अभी तक नहीं है. और क्योंकि ये सब एपिसोडिक होता है ना, जैसे आज कोरोना वायरस है, फिर और कुछ सालों बाद और कोई ऐसा इन्फेक्शन होगा, तो क्योंकि एपिसोडिक तो एनुअल एपिसोड भी है ना, वो ईस्टर्न यूपी गोरखपुर में तो वो एंसेफेलाइटिस होता ही रहता है. हाँ. और वो क्या हो रहा है, हर साल होता है. और वहां पे एक पब्लिक हेल्थ फेलियर है. वो तो मिसडायग्नोस भी होता है. एक बार तो वो बच्चों ने लीची फ्रूट खाया था, इसलिए एंसेफेलाइटिस हुआ था, और डॉक्टर्स को लगा कि वो जापानीज एंसेफेलाइटिस है, और कुछ 100 बच्चे मर गए बिफोर दे कुड फिगर आउट क्या हो रहा है. ये है क्या? तो ये तो कैसी बड़ी ट्रेजेडी है, राइट? कि मतलब, और लेकिन 100 बच्चे मर गए तो एक स्टैटिस्टिक्स बन जाता है, लेकिन फिर आप पोस्टर पे, लेकिन आपने 100 लोगों को आपने मे बी बाईपास सर्जरी के लिए पैसे अलग से दे दिए, तो फिर आप लगा सकते हैं ना कि देखिए सरकार लोगों के लिए कितना काम कर रही है. एक चीज मुझे लगता है जो होनी चाहिए वो वर्किंग विद रिलीजियस ग्रुप्स है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही हम मेरी फैमिली के साथ तिरुपति गई थी. बहुत तादाद में लोग आते हैं, तो वहां पे तो स्क्रीनिंग मेजर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो और किसी को ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज हो जाएगा तो वो तो बहुत फैलेगा और पूरे इंडिया में फैलेगा. सऊदी अरेबिया ने फॉर एग्जांपल इमीडिएटली हज बंद कर दिया. हाँ, पहली बार मक्का की फोटो देख रहे हैं जहां मक्का खाली है. हिंदुस्तान में भी मैंने सुना जैसे कि इस्कॉन ने, जो हरे रामा हरे कृष्णा वाला सेक्ट है, उन्होंने लोगों को मना किया कि आप मत आइए, खासकर क्योंकि उनके बहुत इंटरनेशनल फॉलोअर्स भी हैं. तो उन्होंने एटलीस्ट एडवाइजरी दी है कि जो भी इंटरनेशनल, क्योंकि बहुत लोग वृंदावन वगैरह आते हैं ना, हरे कृष्णा फॉलोअर्स, और उन्होंने उनको बोला है कि आप प्लीज मत आइए. और अगर आपका रिलीजियस हेड आके बोलता है कि प्लीज आप हाथ धो, आप मास्क पहनो या ना पहनो, व्हाटएवर, लोग सुनेंगे. तो इनके साथ काम करना might actually be useful. हमारे पीएम ही बोल दे तो काफी है, उनके रिलीजन के काफी फॉलोअर्स हैं.
हाँ, उन्होंने तो कहा ना होली नहीं, पीएम ने जैसे मनाएंगे। जैसे पीएम ने बोल दिया कि होली नहीं खेलेंगे, तो उसकी वजह से अब कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई ये देखो एक डिजीज ही तो आ गया, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो करना ही है। ये ऐसे सब चीजें नहीं हो रही हैं, क्योंकि सीधे प्राइम मिनिस्टर के लेवल से शुरू हुई बात। वरना पहले यूपी के सीएम कुछ और ही बोल रहे थे, पर एक बार मोदी जी ने बोला तो उन्होंने भी अपनी ठीक कर ली है लाइन। उन्होंने भी होली समारोह बंद कर दिए हैं यूपी में। इनफैक्ट मंदिरों वगैरह में भी आई थिंक कुछ रोक लग रही है मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली प्रेजेंट की, लेकिन भविष्य की बात करते हैं। और अगर आप देखें तो आगे जाकर हम लोग ज्यादा से ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा, काफी शहरीकरण की वजह से लोग एक दूसरे के और करीब रहेंगे, और ये सब जो इन्फेक्शंस हैं ये पूरे विश्व में हिस्टोरिकली भी डेंसर पैक्ड जगह पर ज्यादा स्प्रेड होते हैं। तो इसका मतलब ये है क्या शांभवी कि आगे और ज्यादा सीजनल आउटब्रेक्स होंगे और इस तरीके की फ्लू जो है ये और कॉमन हो जाएंगे? हाँ, उसकी संभावना तो काफी है। एक तो आपने जैसे कहा वो शहरीकरण की वजह से, दूसरे हर टाइम आपको एक वायरस आता है वो म्यूटेट होगा, तो वो वापस आ सकता है। और ज्यादा जैसे एंक्रोच कर रहे हैं हम लोग ऑन वाइल्ड लाइफ, तो वो जूनोटिक डिजीजेस जो है उनकी भी संख्या बढ़ सकती है। तो इस सब की वजह से अभी ये आउटब्रेक्स आना ज्यादा होंगे, ऐसी संभावना तो है। इसमें प्रणय एक और जो एंगल मुझे दिखता है वो है अथॉरिटेरियन रेजिम्स का, जो थोड़ी सी ज्यादा तानाशाह जगह है। उनको मुझे लगता है वो तानाशाही तो दुनिया में एटलीस्ट लोगों में बहुत ही उत्सुकता तो है कि और बढ़े, और उसके लिए काफी सपोर्ट है। और मुझे लगता है ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ये और डेडली है, क्योंकि जैसा हमने केरला का एग्जांपल लिया, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो सबसे बड़ा वेपन है अगेंस्ट आउटब्रेक, क्योंकि जहां होता है वहीं पकड़ लो तो उसके बाद आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन अदरवाइज हर लोग ऊपर देखते हैं कि यार मैं ये बोलने से पहले कि कोई नई खतरनाक चीज आ गई है आका से पूछ लूं। तो वुहान में एक्चुअली ये हुआ था। तो जब वुहान में पहले डॉक्टर्स को पता चला कि अरे कुछ तो नया दिख रहा है, तो जब उन्होंने पहले रिपोर्ट किया तो बीजिंग ने कहा कि नहीं कुछ ऐसे नहीं है। दे स्टॉप्ड ऑल काइंड ऑफ, वो पकड़ लिया डॉक्टर को, वो डॉक्टर जो बाद में कोई तो बोलेगा ना कि आप ऐसा बोल के चाइना की इमेज खराब कर रहे हो, है जैसे एंटी नेशनल हो आप। तो उनको जेल में डाल दिया। आप कैसे बेइज्जती कर रहे हो, कुछ खराब कैसे बोल सकते हो आप? लेकिन उनका एक प्रोसेस था वो तो और भी अलग है। तो अगर जब उन्हें पता चला कि अभी कुछ तो नया है और उन्हें डायग्नोसिस चालू किया, तो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते लोकल हॉस्पिटल में 2 टेस्ट होते थे कि एक्चुअली कोरोना वायरस है कि नहीं, और फिर वो बीजिंग भेजा जाता था रिपोर्ट और सैंपल। फिर बीजिंग में उनकी एक ऑल पावरफुल कमिटी है, उन्होंने अगर कहा कि हाँ ये आप पब्लिक को बताओ कि अभी ये कोरोना वायरस का केस है, तो ही बताया जाता था। तो इसकी वजह से तो काफी टाइम उसमें बीत गया, तो बहुत स्प्रेड हो गया डिजीज, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। तो शुरू में 1-2 महीने तो काफी, तो ये मुझे लगता है एक एग्जाम्पल भी है, क्योंकि खासकर हिंदुस्तान में बहुत चाइना के चहेते हैं कि भाई हमें भी वैसा हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। मतलब ठीक है, ये चीजें शॉर्ट टर्म में अच्छी हैं, लेकिन इनके ये ऐसे बड़े बड़े घातक परिणाम भी हैं, जहां पे आप अगर सेंट्रलाइज करें पावर और एक आका बना के रखें और ये सब करें, तो आप ओवरऑल एज ए सोसाइटी जो स्ट्रेंथ है हिंदुस्तान की वो कम होती है। नहीं, ये तो अच्छी बात की आप दोनों ने। तो इसका एक और जो नतीजा ये निकलता है कि क्योंकि इस शहरीकरण वगैरह की वजह से और जैसे वाइल्ड लाइफ एनक्रोचमेंट की वजह से इस टाइप के आउटब्रेक्स बढ़ेंगे, इसका ये एक और कारण है कि सरकार को पब्लिक हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इन चीजों को काउंटर सिर्फ सरकारी एक्सपेंडिचर ही कर पाएगा। प्रिवेंशन के लिए, रिसर्च के लिए और कोई नहीं कर सकता है। हाँ, और वो प्राइवेट आप सिर्फ डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है। इसके लिए एक और भी एक फर्क है कि हम जब भी हेल्थ सोचते हैं तो सिर्फ सोचते हैं डॉक्टर, लेकिन पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स बहुत जरूरी हैं, जो कि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स जो कि ट्रेंड हों पब्लिक हेल्थ में, और पब्लिक हेल्थ एज ए स्पेशलिटी होना, ये सब बहुत ही जरूरी चीजें हैं। और डेटा भी सौरभ, जैसे डेंगू के बारे में हम लोग हर साल बात करते हैं, लेकिन डेंगू का हमारे पास डेटा ही नहीं अवेलेबल रहता कि, क्योंकि अगर डेंगू का हमें स्रोत पता पड़ जाए कि ठीक है इस तालाब की वजह से स्प्रेड हो रहा है डेंगू, तो जल्दी से हम लोग उसे रोक पाएंगे, लेकिन वह डेटा ही अवेलेबल नहीं रहता हमारे पास। हाँ, वहां पे भी मैंने देखा काफी ब्यूरोक्रेसी है। आपको सरकार के थ्रू हॉस्पिटल्स डायरेक्टली पब्लिश नहीं कर सकते ये सब नंबर्स।
आपको सरकार को देना। तो ये काफी पॉलिसी के तौर पे हम पब्लिक हेल्थ को अगर एज ए स्पेशलाइजेशन देखें रादर देन डिजीज क्यूरेटिव स्टांस से ही सिर्फ, तो उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और इसमें ये सब चीजें मिलकर आती हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी और सब चीजें जो है ये इम्पोर्टेंट है। ईरान मुझे अच्छा एग्जांपल दिखता है जो अथॉरिटेरियन और इनकॉम्पिटेंट है। एटलीस्ट चाइना अथॉरिटेरियन और कॉम्पिटेंट है, तो इसीलिए ईरान में और ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि वो भी एक एग्जांपल है, वहां पे इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी उसी तरीके की तानाशाह रेजिम है। बिल्कुल। और शांभवी, आप तो काम भी कर रहे हैं इसके ऊपर, इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर कैसे काउंटर करना चाहिए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कहना तो इतना है कि जो आपने पॉइंट्स बोले डिसेंट्रलाइजेशन के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो नीपा का उदाहरण हमारे सामने है, जिस रेट से स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया है और जो ट्रांसपेरेंट वे में काम किया है, ऐसे नहीं कि किसी को पता नहीं था, सबको पहले से पता था कि कुछ तो न्यू डिजीज आया है, शोध कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा था। उससे पैनिक नहीं फैला उतना, लोगों को लग रहा था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसको एक्चुअली क्वारंटीन करके पकड़ लिया था। तो ये बहुत जरूरी है। पैसे तो मैं तो 3 साल से रिसर्च में रही हूँ इंडिया में, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा पैसे खर्च करेगी। रिसर्च पे बहुत ही कम खर्च होता है, और सब गवर्नमेंट आके कहते हैं कि हाँ हम ये डबल करेंगे, हम ये ज्यादा करेंगे, लेकिन एंड में होता तो है नहीं। तो आई थिंक अभी सोसाइटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, एटलीस्ट ज्यादा एंगेजमेंट, ज्यादा अवेयरनेस, ताकि हम आखिर होने वाला हम ही को है, तो हम में ही ना स्प्रेड हो, इसलिए थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस करने की जरूरत है। नहीं, मेरा बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू है गवर्नमेंट। नहीं, हम लोग आशा करते हैं आपके रिसर्च की वजह से सरकारी तौर पर भी कुछ फर्क पड़ेगा। और हमारी अपेक्षाओं की आपने बात की, हमारी अपेक्षा भी सरकार से पब्लिक हेल्थ की ओर मुड़ेगी, ना कि सिर्फ हेल्थ केयर और क्यूरेटिव मेजर्स की ओर। तो वो जो हैदराबाद में केस पकड़ा था अभी कोविड-19 का, वो पता चला कि वो बैंगलोर से गए थे हैदराबाद। उसके बाद अभी बैंगलोर में क्या करना चाहिए इसके ऊपर बैठक होनी थी, लेकिन हमारे स्टेट हेल्थ मिनिस्टर तो अपनी बेटी की शादी में बिजी थे, तो वो तो आई थिंक वो मीटिंग थोड़ी डिले हो गई है, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स में तो आया है कि वो तो शादी में गए। तो इसलिए मुझे कोई अपेक्षा नहीं रहती। नहीं शांभवी, आप इतने हतोत्साहित मत होइए। और मुझे लगता है कि ये सोचना कि ठीक है सरकार से निराशा तो बहुत लोगों को है, लेकिन अपने हाथ में लेने का ये मतलब है कि हमें सरकार पे प्रेशर और डालना चाहिए, क्योंकि उसका कोई उपाय और है नहीं। हम कुछ कर नहीं सकते बिना पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर वगैरह के। तो लोगों को जागरूक होके हमको और पेस्टर करना चाहिए और ज्यादा चिल्लाना चाहिए सरकार को, और एक आवाज में बोलना चाहिए कि भैया ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एटलीस्ट डेमोक्रेसी में एक चीज है, लोग अगर एक साथ बोलते हैं कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से मैं आपको वोट नहीं दूंगा, तो लोग सुनते हैं। ठीक है, तो ये हमको करना चाहिए कि ये ऐसी चीजें अगर आपने नहीं करी तो अगली बार आपको हम वोट नहीं देंगे और आपके घर में आकर के धरने वरने भी दे देंगे अगर ज्यादा किया तो। हाँ, तो आशा है कि ये जो कोविड-19 वाला जो किस्सा है उसकी वजह से हम लोग भी इसके बारे में और सोचेंगे और इस तरह की डिमांड्स करेंगे सरकार से। तो इसी बात पर ये पुलियाबाजी खत्म करते हैं। शुक्रिया आप दोनों का। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. We'd like to thank our sponsors this week, HDFC Life and Paytm Money.
Also, just a very quick note, I would really appreciate it if you guys could fill out a really short survey on our website. It's on ivmpodcast.com/survey. It's just a brand recognition survey for us to kind of work with the advertisers and give them some data. So it's a very short, less than 1 minute survey. Really appreciate your help in filling it out. And let me tell you a couple of things that you should check out this week. On IVM Likes, Alika, Antriksh and Sumit talk about some weird and bizarre shows and movies that they've seen. On Geek Fruit, Tejas and Dinkar just saw Pixar's new movie Onward. Tune in to find out what they thought of it. On the Empowering series, Zarina is joined by Rohit Taparia, Vice President of Isprava and Lohono Stays. They talk about the journey of an entrepreneur in the luxury home segment. On Paisa Vaisa, Anupam talks with Kalpen Parekh, President at DSP Mutual Fund, about various frameworks of mutual funds. On Absolutely Right, Aditi is joined by Rachel Lopez. They dive into her personality by analyzing her handwriting. Thanks and keep listening. Hi, I'm Sarayu Natarajan. And I'm Alok Prasanna Kumar. And we are the hosts of the Ganatantra podcast. On this podcast, we speak to academics, social scientists, journalists, and activists to find out what's actually going on in Indian politics. On this podcast, we stay away from personality politics, intrigue, and gossip, and instead focus on the data, research, and analysis that drives all this. So tune in to the Ganatantra podcast, where new episodes are out every Wednesday on the IVM Podcast app, website, or wherever you listen to your podcasts.